हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडिया में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाए और उसके बाद कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो या फिर कोई चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन सेशन जो कि है समांतर श्रेणी। ये आपकी कक्षा 10वीं का पाठ 5 है और इस चैप्टर का आज हम करने वाले हैं कंप्लीट रिवीजन। वो भी क्या, तो भाई लास्ट मिनट रिवीजन, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक आपने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली और इसको बड़े ध्यान पूर्वक देखा है तो फिर उसके बाद आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना है और बिना कुछ स्किप किए हुए। डन। और इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना जिससे भी उनको भी इसका फायदा मिल पाए। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो यहां पर सबसे पहले हम आएंगे इसके इंट्रोडक्शन में, जिसमें हम देख पा रहे हैं सबसे पहले देखेंगे भाई एपी क्या है, समांतर श्रेणी। देखो याद रखना, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी वजह से उसका शॉर्ट फॉर्म नाम रखा गया है एपी। उसका शॉर्ट फॉर्म नाम क्या है, एपी रखा गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं सबसे पहले पढ़ेंगे एपी की भूमिका, यानी एपी होता क्या है, पहले उस बात पर चर्चा होगी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इसी में कि एपी के nवें पद के आधार पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, nवां पद होता क्या है, उसके आधार पर चीजें पूरी डिटेल में लेके चलेंगे। डन। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास भाई n पदों के योग के बारे में, यानी आज इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को भी फिनिश करने वाले हैं और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी चलेंगे, यानी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और क्वेश्चंस हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करने वाले, यानी पूरा पैकेज है। यानी अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी तो भाई आपकी तैयारी बेहतरीन हो जानी है। तो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीजें। तो यहां पर सबसे पहले हम एपी की भूमिका में आते हैं, यानी कि एपी होता क्या है। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, यानी ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। और वो कैसे, तो यहां पर देखिए, जैसे कि मैं लिखूं यहां पर भाई 2 है, 4 है, 6, 8, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इनके बीच का गैप कितना है, 2 का, इनके बीच का गैप 2 का, इनके बीच का गैप 2 का, और इस तरह से ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है। तो इस तरह से जब ये चीजें बढ़ती जा रही है और सारे अंतर समान होते हैं तो इसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। देखो श्रेणी कई तरह के होते हैं, जरूरी नहीं अंतर समान हो। जैसे कि मैं कहूं भाई एक श्रेणी है 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये श्रेणी किस अनुसार चल रहा है, तो ये 2 की घात पर बढ़ रहा है भाई, 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये भी एक श्रेणी है, लेकिन हमें चाहिए समांतर श्रेणी, और उसी बात पर यहां चर्चा करेंगे क्योंकि चैप्टर का वही नाम है। तो ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो यहां पर भाई वही है कि भाई इसके बीच के अंतर जो है वो सारे बराबर हैं, इसलिए इसे समांतर श्रेणी कहा गया है। डन। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं जो फॉर्मूले में यूज होंगे। ओके, तो यहां पर भाई सबसे पहले मैं इसके अंदर लिख देता हूं क्या, कि भाई इसी के अंदर इसी को देखते हुए हम देखेंगे जो पहला पद होता है भाई, हमने देखा भाई पहला पद जो है वो क्या है, तो ये है हमारे पास 2। ठीक है, और पहला पद कहते किसे हैं, तो पहला पद कहते हैं 1 को, और ये फिलहाल हमारे पास 2 है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं सार्व अंतर क्या होता है। भाई देखा सार्व अंतर, भाई सार्व अंतर की बात करें तो ये डी होता है, और डी निकलता कैसे है, तो पहले पद में दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। यानी कि हम बात करते हैं तो ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और इस अनुसार से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, अगर दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाए, यानी कि यहां पर हम करते हैं a2 माइनस में a1, भाई a2 माइनस में a1 दूसरे पद में से अगर पहले पद को घटाया जाए तो उस कंडीशन में हमारा सार्व अंतर निकलता है, जो कि इस क्वेश्चन इस सीरीज के अकॉर्डिंग, यानी कि इस श्रेणी के अनुसार हम देख पा रहे हैं 4 में से 2 गया, भाई 4 में से 2 गया और 2 बचा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारा सार्व अंतर 2 है। डन। भाई चीजों को क्या कर रहे हैं हम, सारे उसके कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं और साथ में इसको रिलेट करते हुए जा रहे हैं। ओके, अब उसके बाद क्या है, तो भाई हम लिखेंगे भाई पदों की संख्या क्या होती है। भाई ये क्या है, पदों की संख्या क्या होती है, तो पदों की संख्या की बात हम करते हैं तो इसका होता है n। भाई n कहा जाता है पदों की संख्या। अब n कैसा, तो यहां पर 1, 2, 3, ये क्या है, तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ये चीज होता है। अब वही हम कहें कि nवां पद क्या होता है, nवां पद
nवें पद की बात की जाए तो वो an होता है, ठीक है। nवा पद क्या होता है, an होता है। और यही कहा जाए, देखो nवा पद मतलब क्या होगा, अगर मैं कहूं चौथा पद, चौथे पद की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A4। यहां पर A4 चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, तो 8 आ रहा है, तो यहां पर हम इसे कह रहे हैं कि ये चौथा पद है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, यहां पर ये चौथा पद जो है वो 8 आ चुका है, ठीक है। अब वही मैं कहता हूं n पदों का योग क्या होता है, n पदों का योग, इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये आएगा आपका Sn आएगा। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म, यानी कि n पदों के योग को Sn से आपको दर्शाया जाता है। डन। अब इसके फॉर्मूलेस को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जैसे कि हम देख पा रहे हैं nवा पद क्या होता है, ठीक है। तो nवें पद की हम बात करते हैं तो AP के nवें पद का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d। और ये कैसे आया तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि ये पहला पद है, ठीक है, तो इसको हमने a लिखा। अगला दूसरा पद है तो क्या होता है, इसमें जो इसका अंतर है, अंतर कितना, 2 का था, तो 2 अंतर जुड़ जाता है, तो a में 2 जुड़ेगा तो मतलब a में d जुड़ रहा है, क्योंकि अंतर को तो d ही कहा जाता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, a में फिर से d जुड़ा तो अगला पद आ गया, फिर से 2 जुड़ेगा मतलब फिर से d जुड़ा तो भाई अगला पद आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अंतिम में कितना आ रहा है, तो देखो एक चीज है, A1 है तो A है 0D, मतलब D नहीं है इसमें। A2 में 1D है, A3 में 2D है, A4 में 3D है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। और यही अगर मैं बढ़ते बढ़ते लास्ट में कहूं कि ये nवा पद है तो उसे क्या कहेंगे, तो n माइनस 1 गुने में d, मतलब ये आ गया आपका इस श्रेणी का nवा पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 गुने में d। डन, बात समझ में आ गई भाई। देख लो A4 तो a प्लस 3d, एक कम d है क्योंकि 0d से स्टार्ट हुआ है, कम d है। वैसे ही अगर nवे पे आए तो a प्लस n माइनस 1 गुने d होगा। डन, तो वही चीज हमने यहां पर देखा भाई, nवे पद को लिखा a प्लस n माइनस 1 गुने में d। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, तो यहां पर ए एन भी हम समझ गए। और ये जो आपका रूप आया है, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो ये चीज जो आ गई है, ये आपका जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है किसका, तो भाई एपी का। ये जो समांतर श्रेणी होता है वो इसी रूप में होता है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म है, यानी कि भाई पहला पद a, अगला a में d जुड़ेगा, फिर a में 2d जुड़ेगा, a में 3d जुड़ेगा, और बढ़ते बढ़ते nवा पद जो है वो a प्लस n माइनस 1 गुने में d है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, तो ये यहाँ पर nवे पद की बात होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लिया है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, तो अगला हमारा है n पदों का योग है। तो n पदों के योग की बात की जाए तो यहां पर भाई n पदों का योग जिसे मैंने बताया Sn होता है, क्या होता है, Sn होता है। और Sn की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है क्या, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, Sn का फॉर्मूला होता है n बटे में 2, 2a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d। यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इसको जोड़ा जाए, 2 में 4 जोड़ा, 4 में 6 जोड़ा, 6 में 8 जोड़ा, इस तरह से कहा जाए 15 पदों का योग बता दो, तो भाई 15 तक आप क्या जोड़ते रहोगे, चलो 15 तक जोड़ भी लोगे। अगर कहा जाए 100 पदों का बताओ, ये तो बहुत ज्यादा, ये तो जाती हो गई भाई, 100 तो बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप ये छोटा सा फॉर्मूला यूज करोगे, और यूज करते फटाक से आंसर आ जाएगा भाई, एकदम से आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं इसी में बता दूं, अगर 100 पदों का योग आपको निकालना है इसी का, तो क्या होगा, तो S100 लिखा मैंने भाई, ये क्या S100 का मतलब 100 पदों का योग चाहिए। इसके लिए n बटे 2 यानी कि 100 बटे 2 आएगा, और भी a प्लस 2a मतलब कि 2 गुने में 2 आएगा, प्लस n माइनस 1 मतलब कि 99 आएगा, और d कितना है, तो 2 है, ये आ चुका है। अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 50, तो यहां पर लिखा हमने 50, और यहां पर भाई 4 है, और ये 99 दूनी 198 आ जाएगा, और 198 में 4 जोड़ते हैं तो 202 आएगा, यानी इसको गुणा किया तो ये 202 आ गया है। और जैसे ही हमने इसको गुणा किया तो 5 दूनी 10 मतलब ये 101, और भाई 00 भाई इतना आ चुका है। कितना आ गया भाई, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 5 से जैसे इसको गुणा किया तो ये आ जाएगा कितना भाई, 1010 आएगा, और 1 जीरो एक्स्ट्रा है, ये चीज आ गई। यानी कि मुझे इसको 100 तक जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बड़े प्यार से हमने एक छोटा सा फॉर्मूला जो ये लगाया, इसके अंदर इसको जस्ट पुट किया और आंसर आ गया। डन भाई, बड़े आसानी से हमने इसका योग निकाल लिया। तो हमारी ये दैनिक जीवन में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद चैप्टर है, याद रखना। ओके, चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हमने S100 मतलब कि योग निकालना सीख लिया। इसके कुछ और भी फॉर्मूले हैं योग के जो इसको और भी ज़्यादा इजी कर देता है, और वो कैसे, तो यहाँ पर इसी का फॉर्मूला एक और होता है कि n बटे 2, और होता है 2a की जगह यहाँ पर आएगा भाई
ए प्लस में अंतिम पद यानी कि एल लिखा जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अंतिम पद दिया रहे तो इतने बड़े फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, एल यानी कि अंतिम पद लास्ट टर्म उसको यहां पर लिख देना है और उसके बाद छोटे से के अंदर सॉल्व हो जाएगा। इसी एल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, एन बटे में 2 और ए प्लस में ए एन लिखा जा सकता है क्या भाई, ए प्लस में ए एन लिखा जा सकता है। मैं इसको मिटा देता हूं इससे तो हम बात को समझ गए कि भाई योग कैसे निकलता है। फिलहाल यहां पर जो फॉर्मूला है वो है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुने में d है और साथ में n/2 और a प्लस में l है या फिर n/2 a प्लस में an भी तो nवा पद ही है और ये भी लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद है। तो इस कंडीशन से आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो जिससे कि आप योग निकाल सकते हो। तो यहां पर सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं उसको हम देखने वाले हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं कैसे कैसे फॉर्मूले मतलब कि क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम आते हैं इस एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पी प्रश्न जो है उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 पर हम बात करते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है। तो भाई ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि भाई ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। भाई बात यही होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई इसके बीच का अंतर कितना है, तो भाई 2 का, इसके बीच का 4 का, तो यही कैंसिल। क्यों भाई, अंतर बदल गया तो भाई हम इसको नहीं लिख सकते। डन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहां पर हमने देखा इसमें कितने का अंतर है, तो इससे ये 4 बढ़ गया भाई, +4 का ही आ गया। इसके बाद ये भी 4 बढ़ गया, इसके बाद ये भी 4 बढ़ गया। अरे वाह, मतलब कि इसका अंतर तो समान आ रहा है, यानी कि ये आपका समांतर श्रेणी है। वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूं 3 से 5 2 है, 5 से घट गया 4, ये तो गड़बड़ कर दी, मतलब ये नहीं है। और ये आपको 3 6 9 12 लग रहा होगा कि भाई 3 3 का गैप है, लेकिन ये रूट में है। जब ये रूट में है इसका मतलब इनका गैप ऐसे नहीं आएगा, डायरेक्टली आप इसको माइनस नहीं कर सकते। डन। तो ये भी आपका नहीं है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही करेक्ट आता है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखा बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो किसी एपी का nवा पद जो है वो 6n प्लस में 2 है। अरे वाह भाई, एपी का nवा पद आपको ये देखा तो सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है। तो देखो, एक तो मैं इसको बिल्कुल तरीके से बताता हूं और एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, दोनों चीज करेंगे। तो यहां पर देखिए भाई, सबसे पहले मैंने लिखा an जो कि इसने बोला है nवा पद ये दे रखा है, यानी कि ये an का मान आपको 6n प्लस में 2 दे ही रखा है। ओके, हमें निकालना है सार्व अंतर यानी कि d निकालना है, जो कि होता है a2 माइनस में a1। अगर हमारे पास a2 और a1 होता तो हम इसको रख के आराम से आंसर निकाल देते हैं। तो भाई इसके लिए क्या है, तो यहां पर हमने लिखा है भाई कितना, तो a2 अगर मतलब n का मान 2 रखूंगा तो यहां पर 6 गुने में 2 प्लस में 2 यानी 6 दूनी 12 2 14 आ गया। और वही मैं कहूं a1 तो भाई n की जगह 1 यानी 6 गुने में 1 प्लस में 2, ये आ गया 6 2 8 आ गया। चलो भाई ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं d का मान कितना आएगा, तो d का मान जो है वो a2 माइनस में a1 आ गया। और भाई a2 की बात हम करते हैं तो a2 आ गया 14 माइनस में 8 और ये आ गया आपका 6। भाई 14 में से 8 गया तो ये आ गया 6। डन। तो यहां पर हम देखते हैं इसका सार्व अंतर जो है वो 6 आ चुका है। भाई सार्व अंतर 6 आ चुका है और इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होता है। यानी कि हमें जो चाहिए था क्या, कि भाई d का फॉर्मूला a2 माइनस a1 ये होना चाहिए था, जिससे कि हमने आराम से निकाल लिया कि इसका सार्व अंतर 6 है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन ये समाप्त होता है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके, अच्छा इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी था। तो शॉर्टकट ट्रिक की बात मैं बताऊं तो जब भी आपको an इस फॉर्म में दिख जाए, जब भी ऐसी फॉर्म में दिख जाए, तो यहां पर एक अचर संख्या कोई भी कांस्टेंट नंबर है 2 है, 2 की जगह 5 7 10 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यहां पर n के साथ गुणा में होगा वही इसका सार्वंतर होगा। भाई जो गुणा में है वही सार्वंतर, यानी n के साथ गुणा में 6 है तो 6 सार्वंतर, बात खत्म, कोई निकालने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हमने 6 लिख दिया। ओके डन। तो स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है और ये कुछ ऐसा कह रहा है कि अगर ए बी सी एपी में है, भाई कह रहा है ए बी सी एपी में है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो समांतर माध्य के लिए व्यंजक होंगे। भाई क्या होगा भाई समांतर माध्य, तो समांतर माध्य की अगर मैं बात करूं तो वो निकलता कैसे है, तो पहले पद और आखिरी पद को जोड़ते हैं a प्लस में c और बटे में 2 रखा जाता है, तो ये आपका आता है क्या, ये आपका आता है समांतर माध्य। भाई ये आ गया समांतर माध्य। डन। भाई ये समांतर माध्य होता है। ओके, क्या ऑप्शन में कहीं है, तो भाई नहीं दिख रहा मुझे, तो भाई a प्लस सी बाई 2 नहीं दिख रहा।
ठीक है। तो भाई एक तो अगर ये ऑप्शन में होता तो ये सही होता, लेकिन अब ऑप्शन में नहीं है तो क्या करा जाए। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर 3 पद एपी में है तो उसका समांतर माध्य बीच वाला ही होता है हमेशा। भाई क्या होता है, बीच वाला ही होता है हमेशा। जैसे कि हम कहें भाई 2 4 6 है, तो अगर मैं 2 और 6 को जोड़ता हूं तो 2 और 6 को जोड़ोगे और बटे में 2 करोगे तो 8/2 यानी कि 4 आ गया बीच वाला, यही होता है। यानी अर्थात आपका ये भी आंसर ठीक है और इसकी जगह बी लिखोगे तब भी ठीक है, दोनों आपके एक सही है। यानी इस अनुसार यहां पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, जो कि बी आ गया है। ओके, जो कि इसका समांतर माध्य है। डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको चेक भी करता हूं तो बिल्कुल ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ जी, अगले प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या है। भाई इसका 11वां पद क्या है उसको हम देखने वाले हैं। तो भाई 11वें पद की बात करें तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम पद क्या है, पहला पद क्या है इसका, तो वो तो हमें -3 दिख रहा है। अगर मैं कहूं सार्वंतर कितना है तो भाई दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होगा, यानी -1/2 में से माइनस करना है -3 को, भाई ये चीज करना है। अब इसको मैं यहां पर देखता हूं तो ये आ रहा है भाई -1/2 प्लस में 3 आएगा। भाई क्या आ गया, प्लस में 3 आ गया। अब इसके बाद हम इसको एलसीएम लेके अगर जोड़ते हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये 2 आ गया, 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5 बचा भाई, तो ये आ गया 5/2 यानी 5/2, ये इसका सार्वंतर आ चुका है। अब क्वेश्चन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं 11वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 11वें की अगर मैं बात करूं तो A11 है, और A11 जैसा कि मैंने बताया था an का फॉर्मूला क्या था, तो an का जो फॉर्मूला था वो a प्लस में n-1 गुने में d था, यानी जितना भी आपका n है उससे 1 कम कर दो, जितना भी आपका n है उससे 1 कम कर दो, यानी कि 11 अगर आपको देखा तो 11 में से 1 गया 10 आएगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं a प्लस में 10d। डन, इसे a प्लस में 10d सीधे लिखा जाता है। जब भी आपको जौन सा भी कहें उससे 1 कम d लिखो, बात खत्म करो ना। ओके चलो, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं a हमारे पास है -3 प्लस में d की बात करें तो 10 गुने में d कितना है 5/2, और इस 2 से इसको काटा तो 5 5 25 में से 3 गया तो ये 22 आ गया, यानी कि हम यहां पर देख पा रहे हैं इसका जो 11वां पद है वो कितना आ चुका है, 22 आ चुका है। और 22 के ऑप्शन में है भाई, देखिए है भाई, बिल्कुल है। तो यहां पर हमने देखा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको हम चेक भी कर लेते हैं। चेक किया, बहुत बढ़िया। चले आगे, तो भाई बिल्कुल आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 5, और पांचवा प्रश्न कुछ ऐसा कहता है कि एपी का प्रथम पद जो है वो ए है, सार्वंतर डी है, तो एनवा पद निम्नांकित में से कौन सा है, इनमें से एनवा पद कौन सा है। तो यार ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ लिया, ए एन क्या होता है, ए प्लस n-1 गुने में डी, क्या ऐसा कहीं इसमें लिखा हुआ दिख रहा है, तो भाई बिल्कुल दिख रहा है लिखा हुआ, तो जो कि हमें दिख रहा है सेकंड ऑप्शन a प्लस में n-1 गुने में डी। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपका पूछ सकता है, तो भाई इसको हमने लिख दिया, इसको चेक किया हमने, तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो किसी एपी के n पदों का योग क्या होता है, तो n पदों के योग की बात करें तो अब ये यहां पर योग का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूलेज भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो भाई फॉर्मूला होता क्या है, तो ये होता है n/2 2a प्लस n-1 गुने में डी। भाई ये होता है क्या, ये कहीं मैच कर रहा है, तो n/2 सब में है, ठीक है। उसके बाद कितना है, तो 2 है, तो 2a है, तो 2a, तो चलो 2a इसमें 2a नहीं है, इसको पहले काटा हमने। फिर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन किसमें है, तो इसमें प्लस का, इसमें माइनस का, इसको काट दिया, ठीक है। उसके बाद 2a प्लस में n-1 है, n-1 चाहिए था, और d यही है, इसमें n+1 है, तो ये कट गया, और ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल करेक्ट आता है। भाई सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, जिसमें हम देख पा रहे हैं यही चीजें सेम टू सेम लिखी हुई है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको हम चेक करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो भाई देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 7 है, और ये 7वां प्रश्न कुछ ऐसा कह रहा है कि एपी के 18 पदों का योग क्या है, यानी कि हमें 18 पदों का योग निकालना है, जिसमें कि एनवा पद हमें ये दे रखा है, यानी कि मैं इसमें लिखूं तो an आपको दे रखा है कितना भाई 3 माइनस में 2n, यानी एनवा पद को ऐसे लिखा जाता है। और हमें ज्ञात क्या करना है, तो 18 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें ऐसा 18 ज्ञात करना है। ओके, अब ऐसा 18 कैसे निकलेगा, तो इसके लिए भाई फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हमारे पास है 18/2, जैसे कि मैं ऐसा n का पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, उसके बाद ऐसा 18 निकाल के दिखाऊंगा। Sn का फॉर्मूला जो होता है वो n/2 2a प्लस में n-1 गुने में d होता है, ठीक है। और अगर जैसा कि कहा इसने मुझे कि ऐसा 18 याद करना है,
तो 18 का मतलब n का मान तो 18 आ गया भाई, n का मान 18 आ गया। और क्या क्या चीज की जरूरत है हमें, तो यहां हम देख पा रहे हैं a चाहिए और d चाहिए। n तो 18 आ चुका है भाई, a चाहिए और d चाहिए, n 18 आ चुका है। तो a और d कैसे निकलेगा, तो यहां से हम देखेंगे a मतलब पहला पद, और वो कैसे निकलेगा, तो भाई a1 निकालेंगे तो वही पहला पद होगा, यानी कि 3 माइनस में 2 गुने में 1 आएगा, यानी 3 में से 2 गया तो ये 1 बच गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, a1 कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला वाला हमारे पास क्या है, तो भाई हमें चाहिए d। अब d के लिए क्या होता है, तो d हमारा होता है a2 माइनस में a1, a2 माइनस में a1 यानी a2 निकालना पड़ेगा। एक और चीज, जैसा कि शॉर्टकट ट्रिक बताया था, n का जो गुणांक होता है वही d होता है, याद रखना, यानी कि d का मान -2 ही आएगा। चेक भी कर लेते हैं, a2 को अगर मैं निकालता हूं तो 3 माइनस में 2 गुने में 2 आएगा भाई, a2 मतलब 2 दूनी 4, 3 में से 4 गया तो भाई कितना आया, तो -1। यहां से अगर d निकाला जाए तो ये आएगा भाई a2 माइनस a1, जो कि होता है a2 है -1, और इसमें से घटाएंगे 1 को तो भाई -1 यानी -2। क्या आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। यानी अब हमारे पास a1 मतलब कि पहला पद भी है और सार्व अंतर d भी है, और n तो हमें पता ही था, इसको रखते हैं और आंसर आएगा सीधे। तो भाई यहां लिखा 18/2, 2a की हम बात करते हैं तो ये 1 आ गया प्लस में, n-1 मतलब कि ये 17 आएगा, और d की हम बात करते हैं तो ये -2 है, और ये ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत नहीं, डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम यहां पर देखते हैं 2 से जब इसको काटा तो 9 पर कट गया, यानी हमने देखा ये 9 आ गया है, और ये 2 है, और ये 17 दूनी 34 आ गया। ठीक है भाई, 2 में से 34 गया तो भाई कितना बचेगा, 32। तो हमने यहां पर देखा ये आ गया है 9 गुणे में -32 भाई, 9 गुने में -32 आ चुका है। अब जैसे ही हम इसको गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, यानी कि -228 आ चुका है। कितना, -228। क्या ऑप्शन में है कहीं, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, जो कि -288 आ चुका है। अब भाई इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हो, क्वेश्चन समाप्त। आप यहां पर योग निकालना बिल्कुल कंफर्म सीख चुके होंगे, और चलते हैं नेक्स्ट पे। उससे पहले हम इसको चेक करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला भाई प्रश्न नंबर 8 है, जो इसमें कह रहा है कि एपी के n पदों का योग आपको ये दे रखा है, तो nवा पद याद कीजिए। देखो उसी का उल्टा किया गया है, पिछली बार nवा दिया था, sn निकालना था, अब की sn दे रखा है और nवा निकालना है, और sn दिया हुआ है, तो यानी कि मैं देख पा रहा हूं sn हमारे पास है 3n का वर्ग माइनस में an। ठीक है भाई, an नहीं 4n है, यहां पर लिख दिया 4n। ठीक है, अब भाई हम कह रहे हैं इसके nवा पद की बात करते हैं, तो nवा पद निकालना है, यानी कि भाई मुझे an निकालना है। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो भाई a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d। याद रखना, जब भी nवा पद कहा जाए तो उस कंडीशन में n में ही आंसर आएगा, यानी n का मान नहीं रखना, a और d का निकालना है। अब a और d इससे कैसे निकलेगा, तो इसके अंदर क्या करेंगे, तो हम पहले निकालेंगे s1, और s1 क्या है, तो 3 गुने में 1 का वर्ग माइनस में 4 गुने में 1, और यहां पर 3 में से 4 गया तो भाई ये बचा -1 भाई, 3 में से 4 गया तो ये बचा -1। ओके डन, चलो ठीक है। तो यहां पर एक चीज देखिए, S1 का मतलब क्या होगा, तो पहले पद का योग। अब पहला पद अकेला ही क्या ही होगा, पहला पद मतलब पहला पद, तो यानी कि S1 ही आपका A1 होता है, ये याद रखना, S1 ही आपका A1 होता है। S2 की मैं बात करता हूं, तो S2 क्या होगा, तो S2 में हम यहां देख पा रहे हैं 3 गुने में 2 का वर्ग -4 गुने में 2, और 2 दूनी 4 या 12, 12 में से 8 गया तो ये बचा 4। और भाई S2 का मतलब क्या होता है, तो पहले दो पदों का योग, यानी कि ये S2 जो है वो A1 प्लस A2 के बराबर है। किसके भाई, A1 प्लस A2 के बराबर है। अगर A1 का मान -1 में उठाकर यहां रखता हूं तो भाई A2 आएगा, तो भाई बिल्कुल आएगा। तो यहां से हम देखते हैं 4 बराबर में ये आएगा -1 प्लस में A2 है, और इसको उधर भेजा हमने तो ये 5 बराबर में A2 आ गया। और इस अनुसार से सार्वंतर अगर मैं निकालना चाहूं तो वो होता है A2 माइनस में A1 होता है, यानी कि 5 माइनस में A1 कितना है, तो भाई -1 मतलब वो प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 इसका सार्वंतर आ गया। कितना, 6 आ गया। चलो ठीक है भाई, डी हमारा 6 आ गया है, ए हमारा -1 है, उसको रख देते हैं और आंसर भी आ जाएगा। तो यहां हमने देखा कि -1 है, प्लस में n माइनस में 1, डी है 6, इस 6 को ऐसे गुणा किया तो ये -1 प्लस में 6n, माइनस में 6 आ गया है। इसको देखा तो भाई ये -7 प्लस में 6n आएगा भाई, -7 प्लस में 6n, ये an का मान है, और ये हमें ऑप्शन में कहां दिख रहा है, तो -7 प्लस 6n, मतलब कि भाई ये है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, जो थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, 6n -7 लिखा है, -7 प्लस 6n, बात एक ही है। ओके, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं यही चीज वहां पर आंसर आ चुका है, यानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहां पर समाप्त। यहां पर एक चीज याद रखना है, जब भी आपको SN दिया रहे
उससे पहले ए और डी निकालना है, जिसमें कि अगर आप एस एन में एक रखोगे तो वही आपका पहला पद होता है। S2 जब निकालोगे तो वो पहले दो पदों का योग यानी A1 और A2 होता है, तो पहले A1 को उठाकर यहां रखोगे तो यहां से A2 निकल जाएगा, और जब A1 और A2 निकल गया तब तो D निकल ही जाएगा, क्योंकि D होता है A2 माइनस A1, और जब D निकल गया, A निकल गया, फिर तो कुछ भी निकलवा लो, फिर तो हमारे पास जो AN कहा गया था उसमें रखी वैल्यू और बात खत्म करा। ओके चलो, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, हम इसको चेक करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ भाई, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 9 है। 9वां प्रश्न कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। भाई विषम संख्याओं का योगफल यानी कि हम देख पा रहे हैं इसके बीच विषम संख्याएं कौन से होंगे, तो 1 3 5 इस तरह से बढ़ता जा रहा है, और लास्ट में 49 49 जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा इसका योगफल कितना होगा। भाई इसने बोला इस विषम संख्याओं का योगफल, तो जब भी इसके योगफल की बात करें तो इसके अंदर पहला पद क्या है, तो पहला पद तो 1 है, अंतिम पद जो कि 49 है, ठीक है, और इसके बीच कितने पद होंगे, तो 0 से 50 के बीच में आधे विषम होते हैं आधे सम होते हैं, यानी ये 25 होंगे। भाई होंगे नहीं तो an के फॉर्मूले से निकालना, अदरवाइज ये तो 25 है ही। तो यहां पर हम देखते हैं भाई n का मान 25 आ गया, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, या फिर an के फॉर्मूले में जब इसको रखोगे तो n का मान निकलेगा और वो 25 से निकलेगा। ओके ठीक है। अब जैसा कि कहा है इसने योग निकालना, तो S25 यानी पहले 25 पदों का योग निकालना है, तो क्या होगा, तो 25/2 और उसके बाद 2a नहीं, हम यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हमें यहां पर अंतिम पद दे रखा है। भाई देखो अंतिम पद दे रखा है, तो इसके लिए आएगा n/2 और a प्लस में an आएगा। भाई ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, अंतिम पद तो दिया हुआ है ना। तो यहां पर भाई देखो हमने क्या किया, n/2 लिखा, जो कि हमारे पास कितना है, तो भाई 25 है, तो 25/2 लिखा, प्लस में a कितना है 1 और an कितना है 49 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं देख पा रहा हूं 25/2 गुने में 50 है, और यहां से 2 से इसको भाग किया तो ये 25 आ गया, और 25 को गुणा करेंगे तो 25 का वर्ग आएगा, जो कि हमारे पास आता है 625, जो कि हमारे पास आता है 625, यानी असन का मान जो है वो 625 आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन यहां पर ये समाप्त होता है। ओके डन, चलो भाई ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो, अच्छा इसको चेक भी करते हैं। चेक किया तो भाई 625 बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और ट्रिक आपको बता देता हूं, क्या कि जब भी आपको विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो जितनी संख्याओं उसका वर्ग हो जाएगा। 25 संख्याएं थी तो भाई 25 का वर्ग कर दो, आंसर 625 सीधे। ये ट्रिक वाली चीज है, ट्रिक वाली चीजें एमसीक्यूज में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन हम पूरे डिटेल में करते हैं उसमें नहीं कर सकते भाई, उसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, वहां पे नहीं चलेगा। बट एमसीक्यूज बहुविकल्प प्रश्न है, उसमें तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ पे आंसर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो भाई अगला प्रश्न कुछ ऐसा कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10 में वैसे एपी जिसमें दो पदों की संख्या परिमित हो उसे कहते हैं। देखो परिमित क्या होता है, तो एक होता है परिमित हो, एक होता है अपरिमित। यानी कि मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे लिखा है 2 4 6 8 और डॉट 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 डॉट, और एक लिखा है 2 4 6 8 और ये डॉट 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 चलते चलते 100 तक जा रखा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये संख्या कहीं खत्म हो रही है, भाई हमें नहीं पता खत्म कहां हो रही है, तो ये आपका अपरिमित है, और इसका अंतिम पद हमें पता है तो ये परिमित है। तो यहां पर भाई क्या होता है, तो संख्या परिमित हो यानी कि हमें फाइनाइट हो, पता हो, ठीक है, तो वो ये वाला है। तो परिमित संख्या जो होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे परिमित एपी कहते हैं, याद रखना, ठीक है भाई, परिमित एपी कहते हैं। और जो अपरिमित संख्या रहेगी उसे अपरिमित एपी कहेंगे। तो दोनों क्वेश्चन हो गए, फिलहाल तो ये परिमित का था और ये क्वेश्चन समाप्त। इसको चेक किया, बिल्कुल ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे। भाई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में क्या होता है ना आपके साथ कि भाई परिमित आपने नहीं सुना, भाई उसका यूज नहीं किया तो क्वेश्चन आ गया, तो भाई कंफ्यूजन। बट अब कोई कंफ्यूजन नहीं, हर एक चीज को यहाँ पर क्लियर करवा रहे हैं। भाई आखिरी तक बने रहना, सेशन को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना, और लाइक तो ठोक ही दो भाई, मजा आ गया तो लाइक ठोक दो। ओके तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है एपी जिसमें 121 117 113 घटते घटते जा रहा है, कौन सा पद पहला है, कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है, ऋणात्मक पद। भाई ऋणात्मक से तात्पर्य यह है कि नेगेटिव नंबर माइनस में नंबर, यानी इसमें ये घटते घटते कहां पर जो सबसे पहला माइनस का नंबर आएगा, ऋणात्मक नंबर आएगा, उसकी बात कर रहे हैं कि कौन सा पद है वो। तो उसके लिए क्या है, तो यहां पर हम इस एपी में देखते हैं पहला पद तो 121 है, ठीक है, और इसका सारवंतर क्या है, तो भाई दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे तो कितना घट रहा है, तो ये 4 4 घट रहा है, तो इसका सारवंतर घट रहा है मतलब -4, भाई घट रहा है मतलब -4। और इसमें हमें पता है कि an जो है
वो आना चाहिए जीरो से छोटा, जीरो से छोटा होगा तभी तो नेगेटिव होगा। ओके चलो ठीक है। अब इसी के अनुसार यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं, तो भाई फॉर्मूला ए एन का क्या होता है, तो ए प्लस में एन माइनस एक गुने में डी, और ये होना चाहिए जीरो से छोटा। ओके ए की बात करें तो ए है 121, प्लस में एन माइनस में एक की बात करें तो एन हमें नहीं पता और वही हमें ज्ञात करना है, और डी है हमारे पास -4 और ये जीरो से छोटा होना चाहिए। ओके -4 को जैसे ही हमने गुना किया तो ये आ रहा है 121, और इसको गुना किया तो -4n आएगा, और भाई प्लस में 4 आएगा और ये छोटा होगा 0 से। ओके डन, चलो ठीक। अब इस 4n को उठाकर उधर लाते हैं, ये कितना आएगा, तो 121 4 125 आ गया, और ये छोटा है 4n से, ठीक है। और इस 4n को नीचे लाएंगे तो 125 बटे में 4 और लेस देन n आ गया। ओके अब इसको जैसे ही मैं सॉल्व करता हूं तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है, 4 तिया 12 और भाई 4 एकम 4 और 0.25 और ग्रेटर देन n, यानी कि इसमें बात क्या हो रही है, यानी कि 31 से बड़ा, 31.25 से बड़ा पद होता है, यानी वो उससे बड़ा पद होगा क्या। याद रखना n का मान कभी भी दशमलव में नहीं आता, यानी आप कभी ये नहीं कहोगे 31.25 है तो उससे बड़ा मैं 31.050 ले लें, तो नहीं पॉसिबल है। इसके बाद सीधे 32 ही आएगा। तो यहां से जो हमारे पास आया, इससे हमारा ये तात्पर्य है कि इसका 32वां जो पद होगा वो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। डन। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 32वां पद जो है वो ऋणात्मक आएगा, और यही इसका आंसर होता है। अब इसको हम चेक करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहते हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो ये कह रहा है एपी, जिसमें 7 13 19 और बढ़ते 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 205 तक चला गया है। में पदों की संख्या क्या है भाई, इसमें पदों की संख्या, यानी 205 तक पहुंचने में इसके कितने पद होंगे। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं पहला पद जो है वो 7 है भाई। इसका सार्वंतर क्या है, तो दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाएंगे, यानी 13 में से 7 गया और ये बच गया कितना, तो 6 बच गया भाई। 13 में 7 गया, 6 बच गया, चलो ठीक है। और इसके बाद इसका अंतिम पद जो दे रखा है, ए एन जो दे रखा है वो 205 है। अब हमें पदों की संख्या यानी कि एन का मान ज्ञात करना है। क्या भाई, एन का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए ए एन के सामने फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस में एन माइनस में 1 गुने में डी, और ये बराबर है 205। अब यहां पर ए का मान 7 है, ठीक है, एन का मान हमें ज्ञात करना है, और प्लस में सॉरी गुणा में क्या है, तो डी है यहाँ पे, और बराबर में 205 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 7 को उठाकर दूसरी तरफ घटा देते हैं, या फिर रुकते हैं, थोड़ा रुको भाई। यहां पर भाई क्या है, 6n किया और माइनस में 6, मतलब गुणा किया तो ये आ गया। अब 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, तो भाई 1 बचेगा भाई। 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, और 1 को उठाकर उधर घटा देंगे, यानी 6n बराबर में इधर घटते ये 204 हो जाएगा, और n का मान कितना है, तो 204 बटे में 6 है, और ये कितना आएगा, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, यानी 34 आ गया। यानी ये कौन सा पद है, तो 34वां पद है, जो कि 205 है यहाँ पे। ओके कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, डन। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको चेक किया हमने, तो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। जो n प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 और बढ़ते 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 n तक जा रखा है, इसका योग हमें ज्ञात करना है। ओके तो योग अगर इसका ज्ञात करना है तो हमें पता है Sn का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस में l होता है। भाई क्या ये होता है, तो भाई बिल्कुल होता है, जब अंतिम पद दिया है तो l होता है। ओके अब यहां पर मैं देखता हूं, इसमें अगर n तक जा रखा है मतलब पद भी n है, तो यानी कि हम इसमें n ही रखेंगे n/2 के साथ। पहला पद 1 है और ये आएगा अंतिम पद n, और ये आंसर आ गया, इन सब का योग ये आ गया। ओके अब इसके अंदर हम देखते हैं भाई, ये कहीं लिखा हुआ है तो n/2 1 प्लस में n, यानी कि सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। इसको हमने देखा और इसको चेक किया तो बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न वो भी क्या कह रहा है। ओके उसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो अगला प्रश्न जो 14वां है वो कह रहा है कि A1 A2 A3 बढ़ते बढ़ते AN तक जा रखा है, ठीक है, और ये सारे AP में हैं, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर क्या होता है, तो भाई सार्वंतर हमें पता है A2 माइनस में A1 होता है। भाई सार्वंतर ये होता है, तो भाई कहीं लिखा है A2 माइनस A1, तो नहीं लिखा भाई। यहां पर तो n माइनस में 1 लिखा है, 3 माइनस में a लिखा है, an माइनस में ये लिखा है, ये लिखा है। भाई कौन सा वाला है, कंफ्यूजन
कोई दिक्कत नहीं। एक चीज याद रखना बस भाई, दूसरे से पहला हो चाहे तीसरे से दूसरा हो भाई, बस आगे वाले से पहले पद को घटाना है। तो ये देखो इनमें से लगातार पद कौन से हैं, तो 1 और n लगातार तो नहीं है, 1 और 3 लगातार नहीं है, 3 और n लगातार नहीं है, लेकिन n-1 और 1 और n ये तो लगातार है भाई। ये n-1 एक कम पद है और एक आगे का पद है, तो एक ज्यादा पद में से इससे पहले वाला, यानी इससे पहले वाला होगा a n-1 होगा, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तब भी तो आपका सार्वंतर ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल वही आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। तो भाई यहां पर जितने भी कंफ्यूजन्स वाले क्वेश्चंस है ना, जो कि आप वहां पर जाके कंफ्यूज हो सकते हो, आपसे गलती हो सकती है, तो गलती यहां कर लो, वहां मत करना। यहां पर अगर आपसे नहीं हो पा रहे क्वेश्चन तो कोई नहीं, लेकिन यहां अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, सुन लिया, तो उसके बाद वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, चलो तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको मैंने चेक किया, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न की हम अगर बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 15 कुछ ऐसा कह रहा है, किसी एपी का छठवां पद और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद कितना होगा? तो भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं छठवां पद 13 है और 12वां पद 25 है, यानी कि A6 जो है वो 13 है, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा A प्लस में 5D बराबर में 13 आ गया भाई। उसके बाद है A12 जो है, ये कितना है? तो A12 है भाई 25, यानी इसे लिखा जाएगा A प्लस में 11D बराबर में 25 है। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, यानी कि A प्लस में 11D बराबर में 25 आ गया, और A प्लस में 5D बराबर में 13 आ गया। और इसको जैसे ही हम घटाते हैं भाई, इसको हमने माइनस कर दिया, तो भाई ये कटा, 11 में से 5 गया 6D बचा, और भाई 25 में से 13 गया तो भाई 12 बचा। और यहां से D की बात करें तो 6 दूनी 12, यानी D का मान 2 आ चुका है। कितना भाई? D का मान 2 आ चुका है। और इस D का मान 2 आने के बाद हम इसको अगर कहीं भी रखते हैं, मान लो इसमें रखते हैं पहले वाले में, तो भाई यहां देखते हैं A प्लस में 5 गुने में 2 बराबर में 13 है, तो 5 दूनी 10 उधर जाके घटेगा, यानी कि A का मान तो 3 आ गया भाई। A 3 है, D 2 है। अब इस अनुसार हमें 20वां पद चाहिए, तो उसके लिए करेंगे A 20, जो कि आएगा A प्लस में 19D। डन। तो A कितना है हमारे पास? तो A की हम बात करते हैं तो A हमारा प्रथम पद है जो कि 3 आ चुका है, तो हमने इसको लिखा 3, और प्लस में 19, और D कितना है? तो भाई D हमारा 2 है, तो D को 2 लिखा, तो 19 दूनी 38 और 3 41, यानी कि हम देखेंगे इसका जो 20वां पद है वो 41 है, और ये हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है भाई। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ओके, चलो भी देखते हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो ये कह रहा है किसी श्रेणी का nवां पद अर्थात an बराबर में -1 की घात n है, तो A3 का मान क्या होगा? तो भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं an अगर ये है तो A3 कितना होगा? तो ये होगा -1 की घात 3 होगा। और किसी भी ऋणात्मक नंबर यानी माइनस वाला नंबर, नेगेटिव नंबर, उसकी घात अगर 3 है यानी विषम संख्या है तो ये माइनस में ही आएगा। तो -1 की घात 3 होगा, वो -1 ही आएगा। अगर ये 2 होता या 4 होता तो ये प्लस हो जाता, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ये 3 है, 3 का मतलब ये माइनस ही रहेगा, यानी कि इस अनुसार फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसे मैंने चेक किया तो बिल्कुल ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो ये कह रहा है भाई 17वां प्रश्न है, और ये कह रहा है यदि ये खाली स्थान है, ये है, ये खाली स्थान है, ये समांतर श्रेणी में है, तो रिक्त स्थानों को भरना है। तो भरने के लिए बात करें, ये हमारा पहला पद होगा, ये दूसरा पद, ये होगा तीसरा पद, और ये चौथा पद। यानी यहां पर हम देख पा रहे हैं दूसरा पद जो है वो 13 हमें दे रखा है, ठीक है, और चौथा पद जो है वो हमें 3 दे रखा है भाई। दूसरा पद 13 है और चौथा पद 3 दे रखा है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये दूसरा पद जो आएगा A प्लस में D है, और ये आ गया 13, और ये क्या है? तो A प्लस में 3D है, और ये कितना आ गया? तो भाई ये 3 आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से A तो कट गया, 6D में से 3D गया, तो -2D बचेगा। भाई ये चीज घटेगी ना, तो भाई D में से 3D गया, -2D, और 13 में से 3 गया, तो भाई ये 10 आ गया। और यहां से D का मान देखें तो 10 बटे में, भाई इसको किया हमने 10 बटे में -2। इसको जैसे ही हम काटते हैं तो 2 पंचे 10 कट गया, और यहां पर देखा D का मान -5 आ चुका है भाई। D का मान -5 आ चुका है। तो D का मान जब -5 आ चुका है, इसको उठाकर किसी भी एक समीकरण में रखते हैं। मान लो पहले में रखा, तो A प्लस में भाई क्या है? -5 बराबर में 13 है, तो इसको उधर भेजते हैं तो A का मान आ जाएगा 18
भाई ए का मान 18 आ गया, डी का मान -5 आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? तो क्वेश्चन में क्या था, ए निकालना है, तो भाई वो तो 18 आ गया। और 18 में कितना घट रहा है? तो भाई 5 घट रहा है, 13 आ गया। फिर 5 घटेगा तो कितना आएगा? 13 में से 5 गया, कितना बचा? तो भाई 13 में से जैसे ही 5 जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 8, तो यहां पर भाई 8 आ गया, यानी कि ये 18 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आता है। भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्वेश्चन ये समाप्त होता है। इसको हम चेक भी करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके, चलो भी देखते हैं। हाँ जी, तो अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 18 जो है वो कुछ ऐसा कह रहा है कि 10 से 100 तक के 7 से विभाजित संख्याओं का योगफल। अब भाई 10 से 100 के बीच में 7 के विभाजन वाले कौन कौन से होते हैं? तो भाई 10 और 100 अगर मैं लिखता हूं तो इसके बीच में स्टार्ट हुआ क्या? तो भाई इसके बीच में आएगा 14 और 21, और ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? तो भाई 7 7 70 होता है, और 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28, 98। भाई बिल्कुल 98, यानी ये 98 तक जा रहा है। भाई इसमें हम देखेंगे, अगर 7 का पहाड़ अगर पढ़ते हो तो 14 से बढ़ते बढ़ते 98 तक ही जो होता है वो विभाजित होता है 7 से। ओके, तो हमने देखा 10 से 100 के बीच में ये श्रेणी हमारी बन रही है। भाई 10 से 100 के बीच में ये श्रेणी बन रही है। ओके, तो यहां पर इसने कहा इसका योगफल ज्ञात करना है, तो इसमें सबसे पहले ए कितना है? तो 14। भाई डी कितना है? तो भाई 7 7 का अंतर है। ए एन जो है वो कितना है? तो भाई 98 98 आ गया है। ठीक है, अब ए एन से ही हम एन को ज्ञात करेंगे, तो ए एन होता क्या है? तो ए प्लस में एन माइनस 1 गुने में डी बराबर में 98 है। यहां पर ए कितना है? तो 14 प्लस में एन माइनस में 1 और गुने में डी कितना है? 7 बराबर में 98 है। इस 7 को जैसे ही हमने गुना किया, 14 प्लस में 7 एन माइनस में 7 बराबर में 98 है। 14 में से 7 गया, भाई 14 में से 7 गया तो 7 बचा, उस 7 को उठाकर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहां पर हम देखेंगे 7 एन बराबर में 98 माइनस में 7 आएगा, और इसमें से 7 घटते ही 91 आ गया और n आ गया और नीचे 7 आ गया। अब इसको अगर मैं काटता हूं तो कितने पर कटेगा? तो 7 दाएं 70 और 7 तिया 21, 13 पर, यानी हमने देखा इसके बीच के टोटल जो पद हैं वो 13 हैं। क्या हमें पद ज्ञात करने थे? तो नहीं, हमें इसका योगफल ज्ञात करना था। लेकिन योगफल के जो फॉर्मूला है, एसएन का जो फॉर्मूला है, ये होता है n/2 और a प्लस में l होता है। भाई अंतिम पद दिया है ना, तो भाई a प्लस l होता है, लेकिन इसके लिए n की रिक्वायरमेंट तो थी ना, तो n हमने निकाल ली। अब यहां पर मैं लिखता हूं 13 बराबर में 13/2, और a जो पहला पद है जो कि 14 है, और प्लस में भाई अंतिम पद कितना है? तो 98 है, ये आ गया। इसको जैसे ही हमने जोड़ा तो 13/2 तो ठीक है, 98 और 4 कितना होगा? तो भाई ये आएगा 102, 112 आ रहा है, और 112 से हमने गुना किया। अब इसको जैसे हम भाग करते हैं तो ये आएगा कितना? तो 56 आएगा, और 56 और 13 को गुणा कर लो भाई। भाई 56 और 13 को हम गुना करेंगे तो 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16, ठीक है, और 6 कम 6 और 5 कम 5 यानी कि 8, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 5 2 7, 728 आ रहा है। तो यानी कि भाई इसके सबका योग जो है वो 728 आ रहा है, और वो ऑप्शन में कौन सा है? तो भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल आता है। भाई पहला ऑप्शन आ रहा है, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। चेक किया, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन ये समाप्त होता है, और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो भाई किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 5 और अंतिम पद 80 है, ठीक है भाई, और इसके 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। देखो क्या क्या चीजें हमें पता है इसमें। तो प्रथम पद यानी कि a का मान हमें पता है, अंतिम पद यानी कि l ये हमें पता है, ठीक है, और हमें n का मान दे रखा है 12, और हमें ज्ञात करना है 12 पदों का योग। तो ये फॉर्मूला होगा 12n/2, और भाई क्या a मतलब 5 और l मतलब 80, भाई यही आ रहा है। इसको भाग किया तो 6, और 6 को गुणा किया 85 से, तो कितना होगा? तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, भाई 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 8 6 48, और 48 और 3 कितना होगा? तो भाई 51, ये आ गया। तो यानी ये आ चुका है 510। तो हमने यहां पर देखते हैं S12 जो है 12 पदों का योग जो है 510 है, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन ये समाप्त होता है, इसको हम चेक करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके, चलो भी देखते हैं। हाँ जी, तो अगला हमारा है प्रश्न नंबर 20, और 20वां प्रश्न कुछ ऐसा कहता है कि किसी एपी के 3 क्रमागत पद जो दे रखे हैं, वो पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये है। तो अब कह रहा है कि x का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये x का मान कैसे निकलेगा? तो उसके लिए भाई हमें पता है ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। ये तीनों पद हो गए। ओके, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब इसके अंदर क्या चीज होता है? तो इसके अंदर की मैं बात करता हूं तो भाई इसका अंतर तो बराबर होगा ना।
भाई अंतर बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं A2 माइनस में A1 जो है भाई A2 माइनस इसका अंतर जो है वो इसके अंतर के बराबर होगा, यानी A3 माइनस में A2 आएगा। यानी इसको मैंने लिखा 8x माइनस में कितना है, तो भाई 5x प्लस में 3 है, ठीक है। और यहां पे बात करें तो ये 8x है प्लस 3 है, और माइनस में A2 यानी कि माइनस में 8x भाई ये चीज आ रहा है। डन। इसको अब मैं सॉल्व करता हूं तो 8x माइनस में 5x माइनस में 3 बराबर में ये कट गया, 8x में से 8x गया, सिर्फ 3 बचा है, ठीक है भाई। अब यहां पर देखते हैं 8 में से 5 गया तो कितना बचा, तो 3x बचा, और ये उस साइड जाके प्लस होगा यानी 6 होगा, और x का मान 3 दूनी 6 यानी कि 2 आ चुका है, और x का मान 2 यानी कि ऑप्शन कौन सा है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको चेक भी कर लेता हूं क्या है, तो इसको चेक किया तो बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके चलो भी देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास अब एमसीक्यू, जैसे कि हमने देखा एमसीक्यूज क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, बहुविकल्प प्रश्न हम समाप्त कर चुके हैं, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जो नॉर्मल क्वेश्चन प्रश्न उत्तर की बात करते हैं, जो कि आपके 2 नंबर के, 4 नंबर के या 5 नंबर के, जैसा भी बोर्ड के अकॉर्डिंग है वो आते हैं, और उनके बेहतरीन जो क्वेश्चन यानी कि जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई देखते हैं यहाँ पर भाई क्या चीज है। तो भाई पहला प्रश्न कुछ ऐसा कहता है कि यदि किसी अनुक्रम का nवां पद, मतलब कोई सा आपकी श्रेणी है उसका nवां पद आपको ये दिखाए, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समांतर श्रेणी है तथा उसका सार्व अंतर भी ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर आपको एक श्रेणी कुछ इस तरीके से दे रखी है तो आपको सिद्ध करना है कि ये तो एक की समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी के साथ साथ इसका सार्वंतर क्या है वो भी ज्ञात करना है। तो भाई बिल्कुल देखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बस बता दूं कि भाई समांतर श्रेणी से क्या तात्पर्य है। तो भाई अगर इसका अंतर समान होता है, इसके हर एक पदों का अंतर समान होता है, तो ये समांतर श्रेणी कहलाएगा। ओके, तो यहां पर भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, जब an जो है वो 4n प्लस में 1 5 के बराबर है, इस अनुसार अगर मैं a1 की बात करूं तो 4 गुने में 1 प्लस में 5 आएगा। भाई 4 गुने में 1 प्लस में 5, 4 एकम 4 और 5 कितना होगा, तो 9 होगा। तो हमने यहां पर देखा कि पहला पद जो है वो 9 आ चुका है। कितना भाई, पहला पद 9 है। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं तो दूसरा पद 4 गुने में 2 प्लस में 5 यानी कि 4 दूनी 8, 5 कितना होगा, 13 होगा। तो ये दूसरा पद जो है वो 13 आ गया। वहीं हम देखते हैं तीसरा पद तो कितना आएगा, तो तीसरे पद की अगर हम बात करते हैं 4 गुने में 3 प्लस में 5, 4 तिया 12, 5 कितना होगा, तो 12 5 हो जाएगा भाई, 4 तिया 12, 12 और 5 कितना होगा, तो 17 होगा। भैया आ गया। इस अनुसार से हम देखते हैं यहां पर सार्व अंतर डी निकालते हैं। तो डी कितना है, तो भाई A2 माइनस A1 अगर बराबर हो जाता है A3 माइनस A2 के, याद रखना अगर ये दोनों डी सेम हो जाते हैं तब तो ये AP है, समांतर श्रेणी, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहां पर मैं देखता हूं तो A2 माइनस A1 13 में से 9 गया भाई, 13 में से 9 गया, और यहां पर देख पा रहा हूं 17 में से 13 गया। तो भाई 13 में से 9 गया तो ये 4 बचा, 17 में से 13 गया तो ये 4 बचा, यानी यहां पर हम देख पा रहे हैं इसका डी तो बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे, यहां an में सार्व अंतर जो है वो समान है, सार्व अंतर कितना है, तो भाई 4 है, 4 समान है अर्थात भाई, अर्थात क्या हो जाएगा भाई, क्या सार्वंतर 4 जो है वो समान है, अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कि भाई ये AP है, अर्थात an एक AP है। डन, क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न वो क्या कह रहा है। ओके चलो भाई देख लेते हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो अब कह रहा है 12वां पद और 24वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तीनों चीज हमें ज्ञात करनी है। तो ये किस अनुसार ज्ञात होगा, तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, और इसके अंदर हम देख पाएंगे भाई प्रथम पद जो है वो क्या है, तो यहां पर हम लिखते हैं भाई प्रथम पद जो है वो 9 है। उसके बाद सार्वंतर की बात करें तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होगा, यानी 13 माइनस 9 यानी कि ये 4, ये इसका सार्वंतर आ गया। डन। क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई 12वां पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं an का फॉर्मूला लिखूंगा, जो कि a प्लस n माइनस 1 गुने में d होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसी अनुसार 12वां कहा है तो यहां लिखा भाई a12। अब a12 लिखेंगे तो a प्लस में 12 माइनस 1 कितना होगा, तो 11d होगा। और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो a कितना है, तो भाई 9 है,
प्लस में 11 और डी कितना है 4, तो 11 चौक 44, 44 में जब हमने 9 जोड़ा तो ये आ गया भाई 44 में 9 जोड़ते ही 53 आ गया भाई, 44 में 9 जोड़ते ही 53 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है, तो अगला हम देख पा रहे हैं 24वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होगा, a प्लस में 23d होगा, a प्लस में 23d, और a कितना है तो a हम देख पा रहे हैं 9 है, प्लस में 23 और गुने में d की बात करें तो भाई d कितना है तो भाई 4 है, भाई d कितना है 4 आ चुका है। ओके डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है तो भाई यहां हम देख पा रहे हैं 9 प्लस में भाई 4 या 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और एक 9 आएगा भाई 92 आ गया। ओके, अब 92 में जब 9 जोड़ते हैं तो ये आएगा 101, और इस अनुसार हम देख पा रहे हैं कि भाई 24वां पद जो है वो 101 आ चुका है भाई, 24वां पद 101 आ चुका है। और उसके बाद फाइनली जैसा कि हमें कहा है एनवां पद ज्ञात करना है, तो एनवें पद के लिए क्या है तो a का मान हम रखेंगे क्या तो 9, प्लस में n माइनस में 1 गुने में d कितना है हमारे पास तो d हमारे पास 4 है, ये लिखा। अब इसको जब हम गुणा करते हैं तो भाई कितना 9 प्लस में 4n माइनस में 4, और 9 में से 4 गया तो ये 5 बचा, और 5 प्लस में 4n आ गया। ठीक है भाई, n वापस कितना आ गया 5 प्लस में 4n, यानी कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई हमारी तीनों चीजें निकल चुकी हैं, a12 जो कि 53, a24 जो कि 101 और an जो कि 5 प्लस 4n। डन भाई, कुछ ज्यादा नहीं है भाई, a12 यानी a प्लस 11d, और a का मान 9 है, 11d का मान 4 है, गुणा किया 44 और 9 53, इस तरह से हमने 24 और an ज्ञात कर लिया बड़े आराम से। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके मोस्टली आ ही जाते हैं, आते ही हैं, तो भाई आपको आने चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके चलो भी देखते हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अनुक्रम जो लिखा हुआ है 20 है, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? अब इसमें बताना है कौन सा पहला टर्म जो है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो यहां पर भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा हल, इसके अंदर हमने लिखा भाई प्रथम पद जो a है वो 20 है। अब उसका सार्वंतर की बात करें तो भाई 19 सही 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा तो 19 चौके हो जाएगा हमारे पास कितना 76, और 76 और 1 77 आ जाएगा, और 77/4 है, 77/4 यानी कि दूसरा पद, और उसमें से घटाएंगे 20 भाई आएगा। अब इसमें से 20 जब मैं घटाता हूं तो क्या आएगा तो भाई 4 से इसको भाग गुणा किया 80, 80 में से 77 गया तो कितना आ गया तो -3/4 आ गया भाई, कितना -3/4 आ चुका है। ओके, तो ये इसका सार्वंतर आ गया। अब इसने कहा कौन सा पद जो है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, यानी कि an का जो मान है वो छोटा है 0 से, कितना भाई छोटा है 0 से। यानी अब मैं इसमें फॉर्मूला लिखूंगा तो भाई a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d जो है ये भाई छोटा है किससे तो भाई 0 से छोटा है, तो भाई 0 से छोटा लिखा। a का मान है 20 तो 20 लिखा, प्लस में n माइनस 1, तो n कितना है तो n हम यहां पर देख पा रहे भाई, n तो हमें नहीं पता, n ही तो ज्ञात करना भाई कौन सा पद। देखो जब से ही कहे आपको कौन सा पद, इसका मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। क्या भाई, जैसे ही कहे कौन सा पद, n का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर भाई n का मान मुझे ज्ञात करना है, तो उस अनुसार हम यहां पर क्या लिखते हैं तो भाई n-1 ही रहने देंगे, और d का मान हमारे पास -3/4 है, वो हमने लिखा। ठीक है, इसको जैसे हम गुणा करते हैं तो 20 प्लस में भाई इसको जैसे गुणा किया तो -3n/4 आएगा, और प्लस में 3/4 आएगा, और ये लेस देन है किसके भाई, ये छोटा है 0 से। ठीक है, इस 3/4 को उठाकर दूसरी साइड लेके जाएंगे, यानी कि अब हमारे पास आ चुका है 20 प्लस में 3/4, और ये छोटा आ रहा है किससे तो माइनस वाले को उधर जाके प्लस करेंगे, यानी कि प्लस में 3/4 आएगा, 3n/4 आ गया। अब यहाँ पर क्या है तो 4 दूनी 8, 80 3 83 भाई 83/4 है, और ये लेस देन है 3n/4 है। अब यहां से इस n को छोड़कर बाकी संख्याओं को एक तरफ भेज देते हैं, तो इस अनुसार क्या होगा तो ये लिखा हमने क्या 83/4 गुणे में 4/3 आएगा, और ये आ रहा है लेस देन किसके n के। अब यहां पर भाई क्या चीज हो रहा है, इसको जैसे हमने काटा तो 3 से ये कट गया, और इससे इसको भाग करेंगे तो ये कितने पर भाग होगा तो 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 भाई, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21.66 आ रहा है, और ये n आ रहा है। यानी कि यहां पर ये आ रहा है कि अगर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो उसके लिए n का मान 27.6 जैसे बड़ा होना चाहिए। तो ये नहीं 27.8 लिख दो, n का मान हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि वो 28 ही जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 28 ही अगला जाएगा। तो इसके बाद जब 28 आएगा तो हम यहां पर लिखेंगे तब एपी का पहला भाई, एपी का जो पहला जो हमारे पास ऋणात्मक है
ऋणात्मक पद जो है वो कौन सा है, तो भाई 28वां पद है। डन भाई, तब एपी का पहला ऋणात्मक जो पद है वो 28 आ चुका है भाई, ऋणात्मक, ठीक है भाई, ठीक है, वो कितना है, 28वां है। डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आपका आ भी सकता है, तो भाई जरूर इसको पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न वो क्या है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व। तो यहां पर क्वेश्चन अगला कुछ ऐसा कहता है कि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 है, 16वां पद 82 है और इसका 32वां पद तथा व्यापक पद ज्ञात कीजिए। भाई 32वां पद हमें ज्ञात करना है और व्यापक पद क्या होता है, तो इसका जनरल an निकालना है, nवां पद निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं भाई हल, भाई यहां पर लिख दिया हल, और हल के अकॉर्डिंग हम यहां पर देख पा रहे हैं क्या, तो यहां पर देख पा रहे हैं समांतर श्रेणी का 10वां पद जो है वो 52 है। तो यहां पर भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा A10 जो है वो हमें 52 दे रखा है, यानी इस अनुसार क्या होगा, तो भाई अच्छा इसमें हम शुरू में लिखेंगे क्या, भाई माना, भाई ये चीज लिखनी पड़ेगी, माना ए क्या है, पहला पद है, और उसके बाद डी जो है वो सार्वंतर है, ठीक है भाई। मान लिया कि ए जो है वो पहला पद है, डी जो है वो सार्वंतर है, और इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे भाई 10वां पद जो है वो 52 है। भाई क्या दिया हुआ है, 10वां पद 52 दे रखा है, यानी कि मैंने यहां पर लिखा A10, भाई 10वां पद जो है वो 52 हमें दे रखा है, ठीक है। और इसको लिखेंगे क्या, तो A10 का मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा इसके फॉर्मूले को पहले लिख लेते हैं जिससे कि हमें ज्यादा नॉलेज मिलेगी। तो AN बराबर में होता है A प्लस में n माइनस में 1 गुने में डी, भाई an तो यही होता है। अब इसने कहा है 10वां पद, तो यहां पर हम लिखते हैं 10वां पद, और ये कितना दे रखा है, तो a जो कि प्रथम पद है नहीं पता, प्लस में n माइनस 1, 10 का है तो 10 में से 1 गया तो 9d आएगा, और ये हमें दे रखा है कितना, तो 52 दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 16वां पद है, और ये होगा a प्लस में 16 में से 1 गया मतलब कि 15d होगा, और ये बराबर कितना दे रखा है, तो 82 दे रखा है। अब इस अनुसार हम क्या करेंगे, तो यहां से a और d का मान निकालेंगे, तब चीजें पूरी कंप्लीट आएगी। इन दोनों समीकरण को हल किया तो भाई ऊपर से ये घटेगा, तो भाई a में से a कट गया, 9 में से 15 गया तो -6d आएगा, और बराबर में 52 में से 82 गया तो ये -30 आएगा, ठीक है भाई। अब यहां से d का मान अगर मैं निकालता हूं तो ये -30 बटे में -6 है, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 6 पंचे 30 आ गया है, और डी का मान जो आ चुका है वो 5 आ चुका है, भाई डी का मान 5 आ चुका है। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई डी का मान ये 5 हो गया, इसको उठाकर हम किसी भी एक समीकरण में, मान लो कि इसमें रख दिया हमने, तो हम इस समीकरण को 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, और यहां पर लिखेंगे समीकरण, भाई डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई समीकरण 1 में रखने पर भाई डी के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो डी का मान है क्या हमारा, तो 5, इसको उठाकर समीकरण 1 में रखा, तो a प्लस में 9 गुने में 5 बराबर में 52 है, भाई 5 था तो 9 गुने में 5 बराबर में 52, 9 पंचे 45, उधर जाके घट जाएगा, यानी कि a का मान जो आ रहा है वो 52 माइनस में कितना आ रहा है, तो भाई 45 आ रहा है, और इसको घटाया तो ये 7 आ गया, यानी कि पहला पद जो है वो 7 आ गया, भाई पहला पद यहां पर 7 आ गया। ओके डन, चलो ठीक है भाई, पहला पद 7 है, डी हमारा 5 है। अब क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है कि 32वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी कि हम लिखेंगे a 32, और इसके लिए होगा a प्लस में 31d होगा, और इसका कारणवश 7 प्लस में a का मान 7, और 31 गुने में 5 है, और 31 को 5 से गुना करेंगे तो 155 आएगा, 155 में 7 जोड़ा तो 162 आएगा, और ये हमारे पास आ गया भाई कितना, 162, a 32 आ चुका है। और उसके बाद क्या है, व्यापक पद ज्ञात करना है। व्यापक पद से तात्पर्य ये है कि भाई an, यानी कि ये क्या आ जाएगा, a प्लस में n माइनस 1 गुने में d, ठीक है। और इसके अंदर हम देख पा रहे हैं a कितना है, 7 प्लस में n, जो हम बात करते हैं नहीं पता क्योंकि इसने व्यापक बोला है मतलब कि n के अकॉर्डिंग ही चलेगा। d कितना है, 5 है, तो भाई इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस में 5n माइनस 5, और 7 में से 5 गया 2, यानी कि ये आ गया 2 प्लस में 5n आ गया। भाई ये आ चुका है इसका nवां पद, यानी कि an आपका ज्ञात हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन चौथा भी यहाँ पर समाप्त होता है, और जैसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो भाई जरूर प्रैक्टिस करना। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो भाई देखते हैं।
हाँ जी, तो अगला है प्रश्न नंबर 5 और 5वां प्रश्न कुछ ऐसा कहता है कि यदि एक समांतर श्रेणी के 5वें पद का 5 गुना उसके 8वें पद के 8 गुना के बराबर हो, भाई 5वें पद का 5 गुना जो उसके 8वें पद के 8 गुना के बराबर हो, तो दर्शाइए कि 13वां पद जो है वो शून्य होगा। अब भाई जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाते हैं। तो यहां पर लिखा मैंने हल, और हल की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर जैसा कि हम कहें कि भाई इसके अंदर मान लिया, फिर से माना ए जो है वो प्रथम पद है, प्रथम पद है, और उसके बाद डी जो है वो सार्व अंतर है, भाई सार्व अंतर है। भाई इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि भाई प्रश्न के अनुसार है भाई समांतर श्रेणी का 5वां पद, यानी कि भाई मैं लिखूंगा यहां पर प्रश्न के अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर इसका जो 5वां पद है वो क्या है भाई, 5वां पद समांतर श्रेणी के 5वें पद का 5 गुना, यानी क्वेश्चन में कह रहा है 5वें पद का जो 5 गुना है ये किसके बराबर है, 8वें पद के 8 गुना के बराबर है। तो 8वें पद के 8 गुना के बराबर हमें दे रखा है। ओके डन, चलो ठीक है। तो भाई 13वां पद शून्य है वो हमें ज्ञात करना है। तो भाई इसके लिए क्या है, तो भाई 5वें पद की बात करूं तो a प्लस में क्या होता है, तो भाई 4d होता है, ठीक है, गुणे में 5 है। और यहां पर भाई देखा जाए इसके अंदर तो ये a 8 की बात करूं तो a प्लस में 7d आएगा, और ये हमें दे रखा है 8 से गुणा करके, 5 गुना किया तो ये 5a आएगा, प्लस में 5 चौक 20d आ गया, बराबर में 8a आ गया, अब 8 7 56d आ गया। भाई ये चीज आ चुका है 8a और 8 7 56। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद क्या चीज होता है, तो यहां पर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए भाई a को अलग और d को अलग कर देते हैं। तो यहां से भाई मैंने क्या किया, 8a को इधर ले आते हैं, तो 5a में से 8a गया, और इधर 56d में से भाई 20d गया। तो भाई 5 में से 8 गया तो -3a बचेगा, और भाई 56 में से 20 गया तो ये बचेगा 36d बचेगा। ठीक है, ये चीज आ गया। और इसके बाद हम यहां पर देखते हैं तो a का मान कितना आ रहा है, तो ये है भाई 36d बटे में -3 आएगा, भाई 36d और बटे में -3 आएगा, तो भाई -3 से हम इसको काटेंगे तो भाई 12 पर कट रहा है, यानी a का मान जो आ गया वो -12d आ गया है। भाई ये बात हमारे पास आ गई है। अब क्वेश्चन में कहा है 13वां पद ज्ञात करना है जो कि शून्य होना चाहिए। तो अगर मैं 13वें पद की बात करूं तो ये होगा a प्लस में 12d होगा। अब जैसा कि हमने यहां पर देखा था भाई, तो यहां पर समीकरण 1 और ये 2, ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का मान, भाई समीकरण 1 से a का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, भाई समीकरण 1 से a का मान 2 में रखने पर क्या होगा, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि a 13 जो है ये आएगा a मतलब -12d और प्लस में 12d। अब -12 प्लस 12 यानी कि ये कितना आया, तो वही 0 आ गया। भाई ये कितना आ गया, 0 आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, क्योंकि इसने कहा था भाई 13वां पद 0 होगा, ये दर्शाइए, तो दर्शा दिया हमने। ओके डन। तो भाई स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो ये कह रहा है एक चतुर्भुज के कोण एक समांतर श्रेणी में है। एक चतुर्भुज जो है उसके कोण जो है समांतर श्रेणी में है, और जिनका सार्व अंतर जो है वो 10 डिग्री है। तो चारों कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। जैसे कि मैं बात करूं तो यहां पर एक चतुर्भुज है, मान लो, ठीक है भाई, एक चतुर्भुज हमारे पास है। अब उसके अंदर ये अगर x है तो ये होगा x प्लस में 10 है, भाई का 10-10 डिग्री का गैप है। ये x प्लस में कितना होगा, 20 होगा, और ये x प्लस में 30 होगा। भाई इस तरीके से चारों कोण हमारे पास है। अब इसने कहा है कि चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। भाई बिल्कुल ज्ञात करेंगे, बड़ा आसान हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमें इसमें लगानी है बस, क्या कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। भाई ये लगानी है, अपने आप आंसर आएगा। तो भाई कैसे होगा, तो इसको हम एपी के तरीके से ही देखेंगे। तो यहां पर जैसे कि भाई मैं इसमें मानता हूं, माना प्रथम पद जो है, भाई मान लिया प्रथम पद जो है जो कि a कहा जाएगा, और ये बराबर a ही लिख देता हूं, भाई नहीं पता कोई बात नहीं, बराबर a लिख दिया। भाई प्रथम पद a है। और हम बात करते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर जो है
जिसे हम डी कहते हैं, और ये हमारे पास कितना है, तो ये हमें लिखा हुआ है 10 डिग्री। भाई डी 10 डिग्री है, प्रथम पद ए है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसके बाद इसने कहा है इसके चारों कोणों का मान हमें ज्ञात करना है, तो वो कैसे होगा, तो जैसा कि हमें पता है चारों कोण जो है वो एपी में है, तो यहां पर हम कहेंगे क्या कि भाई इसके चारों कोणों का योग, तो यहां पर मैं लिख देता हूं S4 जो है, ठीक है, ये कितना है, तो 360 है। और 360 डिग्री क्यों लिखा, तो इसका रीजन हम लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। क्या भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग। भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो 360 होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है। और S4 की हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो ये आएगा हमारे पास भाई 4/2 यानी n/2, और 2a प्लस में n-1 मतलब 4 में से 1 गया 3, और d कितना है, तो 10 आ गया। भाई सार्वंतर d हमने 10 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बराबर में कितना है, तो 360 है। अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि भाई 2 से 2 कटा, ठीक है, इस 2 को अंदर गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4a आ गया, और प्लस में 30 दूनी 60 आ जाएगा, बराबर में 360 डिग्री है। अब इस 60 को उठाकर उत्तर भेजेंगे तो 4a बराबर में आ जाएगा 360 - 60 यानी 300 आ गया। अब इसके बाद a की बात करें तो a कितना होगा, तो भाई इससे a से इसको भाग मतलब 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग क्या, तो 4 से अगर 100 को भाग करें तो भाई 25 होता है, 300 करें तो 25 या 75, तो यहाँ बिल्कुल, तो इसको हमने काटा तो ये आ गया 75 डिग्री पर, यानी a का मान जो है वो 75 डिग्री आ चुका है। भाई a का मान यानी प्रथम पद जो है वो 75 डिग्री आ चुका है, और प्रथम पद अगर 75 डिग्री आ गया तो इसका मतलब अब चारों कोण आ जाएंगे, यानी x का मान जो पहला पद जो है, यानी कि अगर हम इसमें प्रथम पद ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, प्रथम पद इसको a माना तो ये a प्लस 10 आएगा, और ये a प्लस में 20 आएगा, और ये a प्लस में 30 आएगा, भाई ये आएगा। यानी इस अनुसार हम कहेंगे पहला कोण, यानी कि भाई इसके अंदर चतुर्भुज जो हमारे पास है, इसमें नहीं लिखा, कोई बात नहीं भाई, इसमें हम क्या कहेंगे, प्रथम कोण, भाई पहला कोण कहेंगे, पहला चतुर्भुज का पहला कोण, चतुर्भुज का पहला कोण। भाई पहला कोण की बात करें तो भाई इसमें क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो भाई 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है भाई 75 डिग्री आ गया। उसके बाद हम कहेंगे भाई दूसरा कोण, भाई इसका दूसरा कोण जो है चतुर्भुज का, ये कितना, तो 10 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, मतलब 85 डिग्री। भाई इसके बाद हम चाहेंगे भाई तीसरा कोण, तीसरे कोण की बात करें तो ये 95 आएगा, और अगर हम बात करते हैं इसी में चौथे कोण की तो ये आएगा 105 डिग्री। डन, तो ये हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हमने चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कर लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये भी आपको आने चाहिए। ओके, तो डन, तो इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्न नंबर 7, और 7वां प्रश्न कुछ ऐसा कहता है कि भाई समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 इस तरह से बढ़ते बढ़ते जा रहा है। अब इसने कहा है कि भाई इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ये भी सिंपल। भाई ऐसे क्वेश्चंस भी आपके डायरेक्ट बन जाते हैं। अब जब डायरेक्ट बन जाते हैं तो भाई आपको आने तो जरूरी है, तो भाई आना जरूरी है। तो भाई कैसे, तो भाई बिल्कुल आसान तरीके से। क्या है, तो इसके अंदर हम देखते हैं पहला पद जो है वो कितना है, तो ये 1 है। भाई इसका सार्वंतर जो है वो क्या है, तो 4 - 1 यानी कि 3 है। अब कहा इससे 20 पदों का योग यानी कि n का मान भी 20 है, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है Sn का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2, 2a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d। भाई ये होता है Sn का फॉर्मूला। ओके, अब इसके अंदर कंडीशन में, इस कंडीशन में हम क्या देख पा रहे हैं, तो Sn यानी कि S 20 लिखा, और बराबर में n/2, n कितना है 20/2, प्लस में ब्रैकेट में 2a आएगा, 2a मतलब 2 गुने में a कितना 1 है, प्लस में n - 1 यानी 20 में से 1 गया 19, और d की बात करें तो 3, और ये हमारे पास आ गया। इसको काटा हमने तो ये 10 पे आ गया, और हम देख पा रहे हैं ये 10 गुणे में ये 2 और 19 दूनी 38 29 57 होगा, 57 और 2 कितना होगा, तो 59 होगा, ठीक है। और इसको जैसे ही हमने गुणा किया तो ये 590 आ चुका है, 590 आ चुका है, और ये S20 आपका आ चुका है 590। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि पहले 20 पदों का योगफल जो है वो 590 आ गया।
डन, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा कह रहा है कि अनुक्रम जो हमें दे रखा है 54, 51, 48 इस तरह से हमें दे रखा है, यानी कि एक श्रेणी दे रखी है। इसमें कितने पदों का योगफल जो है वो 513 होगा। अब इसमें कितने पदों का योगफल, यानी कि जब भी आपको कहा है भाई कितने पदों का, यानी कि हमें n निकालना है और योगफल हमारा 513 है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दे रखी है। तो मैंने यहां पर लिखा हल, और इस हल के अकॉर्डिंग भाई यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं कि भाई प्रथम पद जो दे रखा है वो 54 है और दूसरा पद जो है मतलब 51 है। तो यानी कि सार्वंतर कितना होगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होगा, यानी 51 में से 54 गया तो कितना बचा, तो ये -3 बचा है। ठीक है, ये -3 आ गया, पहला पद 54 आ गया, दो चीजें आ गई, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं भाई पहला पद ये है सार्वंतर, ये कितने पदों का योगफल इतना है, यानी कि भाई इसके अंदर Sn जो दे रखा है, योगफल जो दे रखा है वो 513 दे रखा है और हमें इसके अंदर n का मान ज्ञात करना है। तो ये कैसे होगा, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई n/2 2a प्लस n-1 गुने में d। भाई ये चीजें Sn की बात करें तो ये 513 आ गया, बराबर में कितना है, तो बराबर में n/2 है। भाई n नहीं पता, 2a मतलब 2 गुने में 54 प्लस में n-1 तो वो यही रहेगा, और d की बात करें तो भाई -3 भैया आ गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो 2 इधर जाएगा तो भाई 1026 हो जाएगा, और बराबर में n है, और यहां पर देखेंगे 54 दूनी 108 आएगा, और यहां पर -3 से गुना किया तो -3n आएगा और प्लस में 3 आएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 3 में जब 108 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 111 माइनस में 3n है और बराबर में 1026 है। इस n को जैसे ही हमने गुणा किया तो ये एक n आएगा, माइनस में 3n का वर्ग आएगा, और यहां पर 1026 है। ओके, इस पूरे को उठाकर इधर ले आते हैं, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं 3n इसका वर्ग इस साइड आएगा, 111n तो हो गया हमारे पास, और उसके बाद क्या होगा, तो भाई 1026 जो नॉर्मली था वो हमने लिख दिया भाई 1026 है। एक मिनट, 1026 और बराबर में 0 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखते हैं क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं भाई 3n है, 3 से क्या सब भाग हो रहे हैं, तो भाई बिल्कुल हो रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो ये n का वर्ग आएगा, 3 से इसको भाग किया तो 3 के 9 3 सते 21, यानी कि भाई 37n आ गया, और उसके बाद ये आएगा कितना, तो भाई प्लस में 1026 आ रहा है। अच्छा, इसको भी तो 3 से भाग करना है, 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और बराबर में 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। भाई हमने क्या किया, पूरे में से 3 कॉमन ले लिया, जिससे समीकरण छोटी हो गई, इसका गुणनखंड करना आसान हो जाएगा। तो अब इस 3 को हम 0 के नीचे लेके जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, तो ये लिखा n का वर्ग माइनस में 37n और प्लस में 342 और बराबर में 0 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको ऐसे तोड़ना है जिनको भाई जोड़ने पर तो 37 आए और गुणा करने पर 42 आए, और वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा गुणनखंड यहाँ पर करते हैं, जिससे कि चीजें बड़े बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 2 से किया तो ये कितना आ रहा है, तो भाई 171 आ रहा है भाई, उसके बाद ये किससे कट रहा है, 9 से, तो ये 19 पर कट रहा है, और फिर 19 से कम 19 आ गया भाई, ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसके बाद जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 9 दूनी 18 है और ये 19 है, 18 और 19 जोड़ोगे कितना आएगा, तो भाई ये 37 आएगा, 18 और 19 जोड़ा 37 आ गया, और 18 और 19 को गुणा करोगे तो 342 आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं n का वर्ग माइनस में 18n माइनस में 19n और प्लस में 342 और बराबर में 0 आ रहा है। अब इसके अंदर हम n को कॉमन लेते हैं तो ये n माइनस में 18 आ गया भाई, इसके अंदर हम -19 माइनस 19 को कॉमन लेते हैं तो 19 कॉमन लेते ही ये भी आ जाएगा, n माइनस में 18 आ जाएगा भाई, दोनों सेम आ गया, इसका मतलब सही जा रहे हैं। अब इसको एक साथ लिखते हैं n-18 और n-19 भाई, ये दोनों सेम थे, उसको कॉमन लेके एक तरफ, बाकी जो बचा उसको यहां पर। ओके चलो भाई, ये हमारे पास हो गया। अब दोनों को अलग अलग शून्य के समान लिखेंगे, n-18 बराबर 0 और n-19 बराबर 0, और यहां से n का मान भाई यहां से 18 आएगा और यहां से 19 आएगा, यानी अब फाइनली जो n का मान है वो आ चुका है 18 या फिर 19। यानी क्वेश्चन में जैसा आपकी कहा था, तो एक कितने पदों का योगफल 513 है, तो इसके भाई हम कह सकते हैं 18वां पद या 19वां पद, दोनों ही इसके दोनों का योग जो है वो 513 है। डन, यानी कि इस अनुसार हम कहेंगे तब s जो 18 है
ये बराबर होगा S19 के, और ये बराबर होगा 513 के, और यही इसका आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये आपको रफ में करना था। ओके, तो क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। और भाई ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आ ही जाते हैं। भाई इसके अंदर एक छोटी सी चीज आई है कि गुणनखंड आ गया है, तो गुणनखंड भी करना पड़ेगा जब आपको योग टोटल दे रखा होगा, ठीक है, और आपको यहां पर पदों की संख्या निकालनी होगी। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न किस टाइप का है और वो कैसे हम करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है प्रश्न नंबर 9 में, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद जो है वो इतना दे रखा है तो उसके n पदों का योगफल कितना होगा। तो भाई इसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं, और वो कैसे करेंगे। तो यहां पर भाई मैंने लिखा हल, और इसके अंदर जैसा कि हमें पता है कि भाई जब an बराबर में है 3 माइनस में 5n है, भाई an बराबर में 3 माइनस में 5n है, डन। तो उस कंडीशन में अगर मैं कहूं भाई पहला पद कितना होगा, तो ये होगा 3 माइनस में 5 गुने में 1 होगा, यानी कि भाई -2 आ रहा है। और भाई यहीं पर देखिए दूसरा पद कितना होगा, भाई कितना, दूसरा पद a2 की बात करते हैं, तो ये हमें दे रखा है 3 माइनस में 5 गुने में 2 आ जाएगा, यानी 5 दूनी 10, 3 में से 10 गया तो भाई -7 बच गया। भाई कितना, -7 बच चुका है। A1 इतना है, A2 इतना है, ये दो चीजें आ गई है। चलो ठीक है, अब इसके बाद इसने कहा है उसके n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है n पदों का योगफल, यानी Sn का फॉर्मूला हमें ये चीज देखना है, n/2 2a प्लस में n-1 गुने में d। भाई अगर ये सारी वैल्यूज हमारे पास है तो अभी आंसर हमारे पास है। तो यहां पर भाई क्या है, तो यहां से सबसे पहले हमने देखते हैं a1 जो होता है वही आपका प्रथम पद होता है, यानी पहला पद होता है। और सार्वंतर की बात करें तो ये होता है a2 माइनस में a1 होता है, डन, a2 माइनस में a1 होता है। अब उसके बाद हम चलते हैं d में, तो d को हमने यहां पर देखा, तो सार्वंतर a2 कितना है, तो भाई -7 माइनस में a1 मतलब कि भाई -2। अब ये माइनस माइनस प्लस है तो -7 प्लस 2 यानी कि आएगा -5 आ गया, यानी डी का मान कितना आ चुका है, -5 आ चुका है। ओके चलो भाई ठीक है, तो डी का मान -5 आ गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं प्रथम पद -2 आ गया। अब हमें निकालना है Sn, और जैसा कि क्वेश्चन में कहा है n पदों का योग अगर आपको निकालना है तो आंसर भी n में ही आएगा। n का नहीं, n खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, n में आंसर आएगा। और वो कैसे, तो Sn मैंने यहां पर लिखा, ये है आपका n/2, 2a प्लस में n-1 गुणे में d आएगा। और इसमें हम देखेंगे n तो n ही रह जाएगा, और 2a कितना है, तो भाई -2 है, ठीक है, प्लस में n-1 और गुणे में d की बात करें तो ये -5 आ जाएगा। ओके ये चीजें आ गई हमारे पास। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भाई क्या चीजें आ रही है, तो ये आपके पास आ रहा है n/2, ये चीज आ गया, और यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी कि -4 आ गया, और -5 को जब गुणा करेंगे तो भाई -5n, और प्लस में 5 आएगा, क्योंकि -5 को n से क्या -5n, और -5 को 1 से क्या तो +5 आएगा, डन। अब यहां पर मैं सॉल्व करता हूं तो भाई 5 में से 4 गया तो भाई 1 बचेगा, यानी अब हमारे पास जो आंसर आ गया है वो n/2 और 1 माइनस में 5n। भाई क्या n/2 और 5 में से 4 गया 1 और 1 माइनस में 5n, और ये Sn है, यानी कि n पदों का योग का आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहां पर ये समाप्त होता है, और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके चलो भी देखते हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 10 की हम बात करते हैं। ये कह रहा है 2 से लेकर 100 के बीच उन सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से भाज्य है। इस तरह से क्वेश्चन आपका 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 तक कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर भाई हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो यहां पर भाई क्या होगा, तो इसके अंदर मैंने लिखा हल, और इसमें हम यहां पर देख पा रहे हैं 2 से लेकर 100 के बीच, भाई 2 से लेकर 100 के बीच। तो यहां पर भाई हम देख पा रहे हैं 2 से लेकर 100 के बीच के जो आपके विषम संख्याओं 2 से 100 के बीच उन सभी विषम संख्याओं का योगफल जो 3 से भाज्य हैं। भाई इसमें कहानी में ट्विस्ट है, याद रखना कैसे, क्योंकि दो कंडीशंस यहां पर डाल दी गई है। एक तो कहा गया सभी विषम संख्याएं होनी चाहिए, और एक कहा गया 3 से भाज्य होने चाहिए। भाई दोनों चीजें डाल दी गई है। इसका मतलब क्या होगा, तो इसके मतलब की हम बात करें तो यहां पर भाई हम कहेंगे भाई क्या, भाई जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 से लेकर 100 के बीच में ऐसी संख्या जो विषम भी होनी चाहिए और 3 से भाज्य भी होनी चाहिए। तो कौन से, देखो 3 से भाज्य कौन कौन से होते हैं, तो भाई ये होता है आपका 3 6 9 और उसके बाद 12, और इस तरह से बढ़ता बढ़ता जाएगा, और यहां पर आएगा 99, यहां तक जाएगा, डन। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट ये डाला गया है कि भाई वो विषम संख्या होनी चाहिए, सम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर से हम कुछ चीजें हटाएंगे, यानी 6 गायब, 12 गायब,
भाई, यानी 3 9 और इस तरह से अगला 15 आएगा और इस तरह से बढ़ता बढ़ता जाएगा। डन। याद रखना 3 से भाज्य में 3 में ही अगर आपने इस पूरा निपटा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पर जैसा कि प्रश्न में कहा है कि भाई विषम संख्या और 3 से भाज्य होना चाहिए, तो इसको अब मैं सही तरीके से इसमें लिखता हूं। तो यहां पर लिखेंगे भाई प्रश्न के अनुसार, और यहां पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार 2 से 100 के बीच सभी विषम संख्या जो 3 से भाज्य हैं वो क्या है आपके पास। तो मैंने लिखा 3 9 15 और उसके बाद कितना, तो यहां पर देखो गैप हो क्या रहा है, तो ये 6 का गैप चल रहा है। 3 के बाद 6 9 9 और 6 15, 15 और 6 कितना आएगा, तो भाई ये 21 आ गया और इस तरह से बढ़ते जा रहा है और अंतिम पद जो 99 आएगा जो कि 3 से विभाजित होता है। तो क्या अब ये एपी में है, तो भाई हाँ बिल्कुल एपी में है। हमने देखा भाई इसके बीच का गैप 6 है 6 है 6, यानी कि ये तो एपी में है। अब इसमें कहा गया है इसका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए इसमें हमने देखा भाई पहला पद जो है वो 3 है। सार्वंतर की बात की जाए तो 9 में से 3 गया तो ये 6 बचा और अंतिम पद an जो है वो हमें 99 दिख रहा है। अगर मुझे SN यानी कि योगफल निकालना है तो योगफल में क्या फॉर्मूला होगा जब अंतिम पद दिया हुआ है, तो भाई होगा n/2 और a प्लस में an होगा, भाई यही होगा। लेकिन n हमें नहीं पता तो पहले हम n निकाल लेते हैं, फिर हम चलेंगे भाई बात को बढ़ाएंगे। ओके, तो यहां पर हमने देखा तो n का मान, तो यानी an का मान जब इतना है तो भाई मैं लिख सकता हूं an बराबर में a प्लस में n-1 गुने में d, और ये आपका है 99। अब a का मान कितना है 3, ठीक है, n-1 लिखा हमने, और d का मान कितना है तो भाई 6 और बराबर में 99 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 6 को अंदर गुना करते हैं तो 3 प्लस में 6n-6 बराबर में 99 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे 3 में से 6 गया तो कितना बचा, तो 3 ही बचा, यानी कि इसको हम लिखेंगे 6n-3 बराबर में 99 आएगा, ठीक है। और इसके बाद भाई 3 को उठाकर दूसरी तरफ भेजते हैं तो 6n जो है ये बराबर होगा 99, और उसके बाद माइनस वाला उधर जाके प्लस होगा, यानी +3 आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं n का मान कितना है, तो 102 बचा और बटे में 6 है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, तो यहां पर भाई मैं देख पा रहा हूं यहां पर तो 6 एकम 6 आ रहा है और 6 सत्ते 42 आ रहा है, भाई 6 एकम 6 सत्ते 42, यानी n का मान जो है वो 17 आ चुका है। यानी कि अब हमारे पास क्या है, तो भाई यहां पर इसके पास जो कुल पद है वो 17 है, और क्वेश्चन में कहा इन सभी पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हम इसमें निकालेंगे S17, और ये किस अनुसार आएगा, तो 17/2, और उसके बाद पहला पद जो कि हमारे पास 3 है और अंतिम पद जो कि 99 है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर भाई मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ रहा है 17/2, और इसको भाई 99 और 3 जोड़ेंगे तो 102 आएगा। इसको जब हमने भाग किया तो ये आएगा 51 आ गया, और 51 को 17 से गुणा करते हैं भाई, 17 से 17 को 51 से गुणा करते हैं तो 17 एकम 17 का 7 हासिल 1, और 17 पंचे कितना होगा, तो 17 पंचे हम कहेंगे भाई 17 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 5 बचा 7 पंचे 35, 17 पंचे 85 है, और 85 और हम देख पा रहे हैं और एक 86, भाई यहाँ पर हमने देख लिया 867 ये आ चुका है भाई, कितना 867 आ चुका है। ओके डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर 867 ये आ गया, ये इन सभी पदों का योग आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर 10वां भी समाप्त होता है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था और एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें मोस्टली बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन अब नहीं फंसोगे आप, अब इसको गलती नहीं करोगे, अब चीजें आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ चुकी होगी। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो भी देखते हैं। हाँ जी, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, और 11वां प्रश्न कुछ ऐसा कहता है कि यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो है वो ये दे रखा है, तो उसके nवां पद हमें ज्ञात करना है। n पदों का योग ये है और nवां पद हमें इसका ज्ञात करना है, और ये किस अकॉर्डिंग होगा, तो इसमें हम यहां पर लिखते हैं हल। तो भाई हल की हम यहाँ बात करते हैं, तो जैसे कि Sn बराबर में ये दे रखा है, तो पहले मैं लिख देता हूँ Sn बराबर में ये तो दे रखा है, ठीक है भाई। Sn हमें दे रखा है कितना, तो 5n का वर्ग प्लस में 3n दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, उसका nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद क्या होता है, तो an होता है, इसे nवां पद कहते हैं, जो कि ज्ञात करने के लिए हमें a प्लस n-1 गुने में d, यानी a और d की रिक्वायरमेंट जरूरत होगी। भाई जब भी nवां पद कहे तो n तो आएगा आंसर में,
ठीक है, यानी वैल्यू जो आंसर आएगा वो n की फॉर्म में आएगा, लेकिन a और d का मान तो चाहिए। अब वो कैसे, तो वो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। और ये कैसे होगा, तो इसके लिए एक चीज याद रखना, क्या कि जो पहला पद होता है यानी a जो होता है वो s1 के बराबर होता है। s1 का मतलब क्या होता है, जो श्रेणी होती है, श्रेणी में जो पद होते हैं उनके योग, उनके जोड़ को कहा जाता है Sn। अब भाई S1 की अगर बात करते हैं तो पहले पद का जोड़ क्या होगा, जैसे कि मैं लिखूं 2 है, 4 है, 6 है, इस तरह से चल रहा है। अगर मैं कहूं 3 पदों का जोड़ तो तीनों को जोड़ना होगा, 2 पदों का जोड़ दोनों को जोड़ना होगा। अगर मैं कहूं पहले पद का जोड़ तो उसमें क्या ही जोड़ोगे, वो अकेला ही रहेगा, यानी वही आपका प्रथम पद रहेगा। तो वही हम यहां पर कहेंगे कि a जो होता है वो S1 के बराबर होता है, यानी कि मैं इसमें लिख दूंगा क्या, तो भाई 5 गुने में 1 का वर्ग। भाई S1 जो होगा वो 5 गुने में 1 का वर्ग प्लस में 3 गुने में 1 आएगा, और ये 5 का 5 3 8, यानी कि ये 8 आ चुका है। यानी यहां से हमारा जो प्रथम पद आता है वो 8 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो दूसरा पद जो हमारे पास होगा, यानी कि अगर मैं S2 निकालूं तो ये क्या होगा, तो S2 का मतलब होता है पहले 2 पदों का योग, यही होता है। यानी कि इसमें मैं देखता हूं S2 का मतलब होता है क्या, तो इसका मतलब होता है A1 प्लस में A2, इसी को कहा जाता है पहले S2 यही कहा जाता है। भाई पहले 2 पदों को जोड़ा तो वो S2 आ गया। ओके, चलो ठीक है। अब इस पहले 2 पदों को जो जोड़ा वो S2 के बराबर है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर क्या है, तो भाई 5 आ गया, गुने में देखो S2 यानी n की जगह 2 रखना पड़ेगा, ये वर्ग प्लस में 3 गुने में 2, यानी 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 और 6 26 हो जाएगा, यानी ये 26 आ गया। यानी कि अब हम देख पा रहे हैं A1 प्लस में A2 जो है ये 26 के बराबर है, और A1 यानी A का मान कितना है 8, इस 8 को हम यहां पर रखेंगे तो ये आ गया 8 प्लस में A2 बराबर में 26 है, और इस 8 को उठाकर दूसरी तरफ भेजते हैं तो A2 का मान जो आ गया वो 26 में से 8 गया तो ये आएगा 18। भाई ये आ गया A2 18 आ गया, A1 हमारे पास 8 आ गया। भाई इतनी बात हो गई है। अब हमें चाहिए D, क्योंकि भाई A तो चला आ गया, D का मान अगर आ जाए तो हम उसमें वैल्यूज को रख देंगे। तो D होता क्या है, तो A2 माइनस में A1 होता है। तो इसके लिए क्या होगा, तो A2 हमारे पास 18 है तो हमने 18 लिखा, और A1 जो हमारे पास 8 है तो हम उसको 8 लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे 8 लिख दिया, और ये हमारे सामने आ गया 10, यानी D का मान 10 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, तो यानी AN पर। भाई AN nवा पद हमें ज्ञात करना है। इसके लिए A आएगा जो कि 8 है, प्लस में n माइनस में 1 और गुणे में D है, D को जितना है 10 है। इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये 8 तो आ गया, प्लस में यहाँ से आया 10n, माइनस में 10 है। अब भाई 8 में से 10 गया, कितना बचेगा, तो भाई -2 ही बचेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 10n माइनस 2, ये आपका आ गया nवा पद। भाई ये nवा पद आ गया जो कि हमें ज्ञात करना था, और ये आंसर आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है। ओके, डन, चलो भाई ठीक है। और ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं और आप फंसने नहीं चाहिए, ये भाई करना है आपको, बस तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, चलो ठीक है। तो इसके बाद भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो यहाँ पर भाई अगले प्रश्न की बात करें तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि आपके पास 200 लट्ठे हैं, लट्ठे जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो 200 लट्ठे, जिसमें कि इसने कहा है लट्ठों के ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि लट्ठे 20 लट्ठे सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, और उसके बाद उसके ऊपर वाले में 19 है, उसके ऊपर वाले में 18, इस तरह से घटते घटते जाता जा रहा है। और टोटल लट्ठे कितने हैं आपके पास, तो भाई आपके पास 200 लट्ठे हैं। चलो ठीक है। अब इसके बाद इसमें कहा गया है ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। मतलब आपके पास 200 जो लट्ठे हैं उसको कितने पंक्तियों में रखा जा सकता है, यानी कि सबसे मतलब जिसमें जो पंक्ति बन रही है वो कितनी पंक्तियां बनेगी, और जो अंतिम वाली पंक्ति यानी सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे, कितने लट्ठे उसमें रखे होंगे, ये हमें बताना है। ओके, चलो भाई देखते हैं किस तरीके से होगा। तो यहां पर जैसे कि मैं लिखता हूं इसमें हल, और हल की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि कुल लट्ठे जो हैं, यानी पहले हम देखते हैं भाई कुल लट्ठे कितने हैं। तो भाई इसमें लिखा मैंने कुल जो लट्ठे हमारे पास हैं, कुल लट्ठे, ठीक है। तो कुल लट्ठे की बात करें तो ये हमारे पास जिसे हम SN कहेंगे, यानी कि भाई सबका योग है ना, सारे लट्ठों का योग है, जोड़ है, तो कुल SN ही होगा। और ये हमें दे रखा है कितना, तो भाई 200 दे रखा है, ठीक है भाई। अब यहां पर लिखेंगे प्रथम, भाई प्रथम क्या है, पंक्ति में, भाई पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति लिख देता हूं, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, भाई पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या। तो पहले पंक्ति की अगर मैं बात करता हूं लट्ठों की संख्या कितनी होगी, तो पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, तो यहां पर हमने लिखा भाई 20 लट्ठे हैं।
भाई पहली पंक्ति में 20 लट्ठे आ गए, डन। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, 20 के बाद अगली पंक्ति में कितने होंगे, तो भाई 19 है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति की बात कर, अच्छा इसको ए से हम दर्शा देते हैं क्योंकि ये आपका प्रथम पद है तो ये ए के अनुसार होगा, ए ही होगा, ये डी मतलब 20 आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे भाई सार्व अंतर कितना है, भाई सार्व अंतर मतलब कि भाई अगले पद में क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। भाई सार्व अंतर की बात करें तो भाई पहले वाले में आपके पास 20 लट्ठे हैं, फिर अगले में 19 है, फिर 18 है और इस तरह से घटते घटते जा रहा है। इस अनुसार अगर मैं कहूं सार्व अंतर कितना है तो इसने कहा है एक घट रहा है लट्ठा, यानी कि -1 आएगा। यानी मैंने इसमें लिखा सार्व अंतर यानी कि डी जो है वो -1 आ गया। चलो भाई ठीक है, डी -1 आ गया है और पहली पंक्ति में जो लट्ठे हैं वो 20 हैं और उसके बाद कुल लट्ठों की संख्या 200 है, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब इसके बाद क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां ही तो बढ़ती जा रही है, तो यानी कि n का मान निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे पंक्तियों, कुल पंक्तियों की संख्या। भाई यहां पर लिख दिया पंक्तियों, इसमें भी कुल के साथ लिख देता हूं, कुल पंक्तियों की संख्या। भाई कुल पंक्तियों की संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भाई इसे n से दर्शाया जाएगा और ये हमें ज्ञात करना है। ओके, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे तो जैसा कि एस एन हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो हमारे पास ए है, हमारे पास डी है, हमारे पास एस एन भी दिया हुआ है, हम एन निकालेंगे उसी की मदद से। तो हमें पता है एस एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2, 2a प्लस में n माइनस में 1 गुने में डी होता है। एस एन हमें दे रखा है 200, उसके बाद n/2 और 2a की बात करें तो कितना है तो भाई हमारे पास 20 है, प्लस में n-1 गुने में डी कितना है -1, ये चीज आ गया, डन। चलो ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, भाई अगले वाले की बात करते हैं। तो यहां पर भाई 200 तो है ही, 2 नीचे का इधर जाके गुणा होगा यानी कि ये 400 हो जाएगा। तो हमने यहां पर लिखा 400 बराबर में, यहां पर सिर्फ n बचा था तो इसको n में ही रहने दिया और अंदर क्या है तो 20 दूनी 40 आ गया। और इसके बाद बात करें -1 से गुणा करेंगे तो -n प्लस में 1 आएगा। भाई ये -1 से -n प्लस में 1 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देख पा रहे हैं भाई 40 और 41 आ गया, यानी कि इसको जब अंदर गुणा करेंगे तो ये 41n माइनस में n का वर्ग और यहाँ पर 400 आ गया, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर 41 है तो इसको 41 लिखेंगे, 4 नहीं भाई 4 और 1 है, 41n आ गया। ओके चलो ठीक है, अब इसको जैसे ही हम उठाकर इधर लाते हैं तो ये n का वर्ग आ गया और माइनस में 41n आएगा। भाई ये इधर आएगा माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और ये हमारे पास कितना आ गया भाई प्लस में 400 आ गया और बराबर में 0 है। भाई ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है तो इसको ऐसे तोड़ना है जिससे जोड़ने पर तो 41 आए और गुणा करने पर 400 आए। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए भाई हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो कि यहाँ 400 में 2 से किया तो भाई 200 आ गया, और 2 से किया तो 100 आ गया, फिर 2 से किया तो भाई 50 आ गया, फिर 2 से किया तो 25 आ गया, और फिर हम 5 से करेंगे तो भाई 5 आएगा, और 5 से करेंगे तो 1 आएगा। भाई ये चीज़ हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ से ये निकालना बड़ा आसान है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए भाई हम देख पा रहे हैं भाई क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 25, 16 और 25 कितना होता है भाई, ये 16 है और ये 25 है, 16 और 25 41 होता है, और 16 और 25 को गुणा करेंगे तो वो 400 आएगा। 16 और 25 को गुणा करेंगे 400, 16 और 25 जोड़ा तो 41 है, दोनों सिस्टम हो रहा है। तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ n का वर्ग माइनस में 16n और माइनस में कितना है तो भाई ये 25n और प्लस में 400। भाई ये चीज़ आ चुका है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि n का वर्ग -16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0, ये आ चुका है। ओके अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर भाई इसमें देखा तो n कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा n-16, और उसके बाद यहाँ कितना कॉमन आ रहा है तो -25 कॉमन आ रहा है, तो -25 कॉमन लेते ही ये भी आएगा n-16 ही आएगा, ठीक है। अब ये n-16 n-16 सेम है तो इसको कॉमन लेके अलग कर देंगे, तो यहाँ पर ये n-16 आ गया, और जो बचा n-25 है तो ये लिख दिया हमने, और बराबर में 0 आ गया, ठीक है। अब n-16 के सामने 0, n-25 के सामने 0, दोनों के सामने अलग अलग 0 लिखते हैं, तो n-16 बराबर 0, n-25 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं तो भाई क्या चीज आ रहा है। तो यहां पर हमने देखा तो n का मान यहां से 16 और 25 दोनों ही आ रहा है, यानी n का मान 16 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है। अब इसको क्लेरिफाई करने के लिए इसने कहा है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो देखना है। तो अगर मैं इसमें देखता हूं कि 16वें
16वें पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो चेक किया जाए। तो 16वें पंक्ति की बात करें तो ए 16 होगा, जो कि होगा ए प्लस में 15d। और यहां देख पा रहा हूं ए कितना है, तो भाई प्रथम लट्ठा भाई 20 का है, तो भाई 20 लिखा। और प्लस में 15 गुणे में -1 आएगा, इसको सॉल्व किया, 15 एकम 15 -15, 20 में से 15 गया, कितना बचा, तो ये बचा 5। ठीक है भाई, 16वां पद कितना आ गया, 5 आ चुका है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो अगर मैं देखता हूं 25वां पद, तो इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, तो a प्लस में भाई 24d होगा, यानी इसको कहा जा सकता है 20 प्लस में 24 -1 के साथ होगा, यानी 20 में से 24 गया तो कितना बचा, -4। तो भाई ये तो संभव नहीं है कि भाई अंतिम जो पंक्ति है उसमें -4 लट्ठे आ जाए, तो माइनस में लट्ठे पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अब यहां से हमारा पूरा क्लियर होता है कि लट्ठों की संख्या अंतिम पद पर कितनी है, भाई अंतिम पंक्ति पर कितनी है, 5 है, और वो अंतिम पंक्ति कौन सी है, तो 16 है। तो अब यहां पर भाई मैं लिख सकता हूं क्या, तो इसके अंदर हम लिखते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, तब हम कह सकते हैं, तब अंतिम पंक्ति 16वीं है भाई, अंतिम पंक्ति 16वीं है। और उसके बाद क्या है, तथा 16वें पंक्ति में भाई कितने हैं, तो भाई 5 लट्ठे हैं। ये हमें बात पता चल गई है। डन, क्वेश्चन यहां पर ये समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहां पर ये समाप्त होता है। ओके, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन भी यहां पर समाप्त होता है, जिसमें हमने समांतर श्रेणी के पूरे चैप्टर को यहां पर फिनिश कर दिया है। यानी इसके सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़े हमने, और साथ ही साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहे या फिर नॉर्मल जो क्वेश्चंस है वो रहे, सबको हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया है। यानी कि भाई जो जिस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी यहां पर बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं। यानी कि अगर आपने इस सेशन को पूरा कंप्लीट देख लिया तो आपकी तैयारी इस चैप्टर की बेहतरीन हो चुकी है। और भाई इसी तरह की तैयारी हमने इससे पहले के सभी चैप्टर्स की करवा दी है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। और इसके बाद के सेशन भी कल से स्टार्ट होने वाले हैं भाई, कल से वो भी आ जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में वो आ जाएगा। इस तरह से हम पूरे सेशन सभी चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, यानी आपकी तैयारी होने वाली है बहुत ही बेहतरीन। और उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे सारे वीडियोस, और उसके बाद भाई मजा आ जाएगा। तो इस सेशन को आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को यहां पर समाप्त। और उसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाए और उसके बाद कह दिया जाए बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो या फिर कोई चार्ज पे करो तब कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता है और वो भी 100% फ्री। यानी यहां पर आप सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम या फिर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी रिलेटेड जो भी बोर्ड्स हैं, चाहे एमपी बोर्ड है, चाहे राजस्थान बोर्ड है, कोई भी, वो सभी का सिलेबस यहां पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी क्लास को सिलेक्ट कीजिए, 10वीं कक्षा है तो 10वीं सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद उसके सभी वीडियो लेक्चर्स आप वहां पर पढ़ सकते हैं। डन। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहां पर करवाई जाती है, तो वो भी आप यहां से देख सकते हैं। और उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश भी अवेलेबल है, उसकी वीडियोज भी देख सकते हो। ओके, चलो भाई ठीक है। और ये सारी चीजें आप यूट्यूब पर तो देख ही रहे हो, तो उसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com या फिर मोबाइल एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स, इस पर भी आकर देख सकते हो। भाई यहाँ पर भी पूरा सिलेबस बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से मिलता है। यानी आपको यहाँ पर कोई भी वीडियोस ढूंढने की जरूरत नहीं कि भाई वो वीडियो कहाँ है, वो वीडियो कहाँ है। नो, हर चीज बिल्कुल अरेंज फॉर्म में है यहाँ पर। यानी कि आप जैसे ही आप यहाँ पर वेबसाइट पर आओगे तो वेबसाइट पर आपको जस्ट अपनी कक्षा सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद उसके अंदर विषय सेलेक्ट करो, और उसके बाद अपने सारे चैप्टर्स लाइन वाइज होंगे। चैप्टर्स पर क्लिक किया, उसके अंदर सारे पैटर्न, जैसे कि भाई एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पूरा आपको मिलेगा, उसके बाद एमसीक्यूज की सीरीज पूरी अवेलेबल है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अवेलेबल है, उसके बाद वन शॉट रिवीजन भी अवेलेबल है, और उसके बाद सैंपल पेपर्स भी हैं। तो ये सारी चीजें जब आपके सामने हैं तो भाई क्या गम, हर चीज तो आपके पास है ही, तो आपको जस्ट पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ओके, तो इसी के साथ करते हैं सेशन को यहाँ पर समाप्त। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।